Good evening. Good evening, all of you. Just confirm once if voice is clear. Hello. Good आ रही है evening. आवाज properly? Yes, मैम आ रही है. Am I audible? Just confirm once. Yes, मैम. Okay. ठीक है. So चलिए start करते हैं. Today's class is on higher education. First, what we'll do, we will have a overview of entire syllabus. देखिए कभी भी एग्जाम को करने के लिए जो है what is most important is to have a overview of syllabus, understand the weightage. So like this is one of the bulkier units जहाँ पर एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज होता है. Even though NTA has given you a bifurcation of 5 questions each. यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने जो है 5 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो इस हिसाब से समझिए कि इस यूनिट में आपको जो है कैसे क्वेश्चंस आते हैं. यदि सिलेबस की हम बात करें तो आपको काफी बड़ा पीरियड हायर एजुकेशन में पढ़ना है. ठीक है, तो एक स्टार्ट करने से बता दूं पहले एक चीज कि हमारी जो न्यू बैच है इसकी टाइमिंग यही रहने वाली है. 18 जुलाई स्टार्ट हो रही है. तो वहां पर आपको 9 to 11 पेपर 1 की बैच है एंड दिस विल बी 99 hours live and only for the first 9 aspirants we keep the price at only 999. उसमें आपको क्लास जैसे अभी लाइव चल रही है सिमिलर इंटरफेस यू गेट लाइव क्लास. इसके अलावा आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा सेम लेक्चर जो भी जैसे 2 hours एट अ स्ट्रेच लेक्चर चलेगी उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी एंड you also get the PDF whatever we cover in the class same PDF you also get. तो इससे आपकी प्रिपरेशन जो है काफी अच्छी हो जाएगी. और जैसे कि आपको पता है महाराष्ट्र सेट इज इन सितंबर. नेट का अगर आप एक्सपेक्टेड लाइकली डेट पूछेंगे तो इट विल बी इन सितंबर. सो बाय सितंबर वी विल बी एबल टू फिनिश आवर पोर्शन. ओके, स्वाति जी, यू वांट टू ऐड समथिंग? प्लीज म्यूट योरसेल्फ अदरवाइज. ठीक है, तो चले सबसे पहले सिलेबस का ओवरव्यू लेते हैं. जिनको ज्वाइन कर रहे हैं तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी 9137336685. ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है एंड यू कैन रीच आउट टू मी. सबसे पहले एक बेसिक मोटा मोटा समझ लेते हैं हायर एजुकेशन का सिलेबस, देन वी विल टॉक इन डिटेल. देखिए सिलेबस को किसी भी एग्जाम के लिए बहुत डीप में अंडरस्टैंड करें क्योंकि सिलेबस अगर आपका क्लियर है सो यू एग्जैक्टली नो वेयर द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम. यहाँ पे देख सकते हैं आप इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया. सो एंशिएंट इंडिया इज वन बिट. नेचर ऑफ कश्मीर आई गिव यू माय नंबर लेटर. ठीक है, इंस्टीट्यूशंस जिस ग्रुप में आपने ज्वाइन किया है ना देयर आई विल शेयर माय द नंबर एंड आल्सो द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस क्लास, तो आप देख पाएंगे वहां पे. ठीक है, सो इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया. This is the first bit. Evaluation of higher learning and research in post independence India. So ancient India से लेकर के आपको higher education in post independence India मतलब क्या, टिल डेट का जितना भी हायर एजुकेशन में इवेल्युएशन हुआ है राइट फ्रॉम वैदिक पीरियड. So from ease we will try to bifurcate it in Vedic period, Buddhist period, Islamic period, and then British period, and then what happens is post independence. तो ऐसे 5 भागों में डिवाइड करके bifurcate करके we will try and gain understanding of this entire portion. This looks very small, not that small though. Okay. देन ओरिएंटल यानी कि जो पूर्व से आए हैं उनका क्या ओरिजिन है. देन conventional non-conventional learning programs in India. So for example if I say my pet groomer, that is a non-conventional learning programs in India. Or recent times may if you see some courses coming up to overcome depression, that may be some kind of non-conventional learning in India.
Whereas if we talk about conventional learning, तो हम कहते हैं ना जैसे engineering, medical, these all are conventional learning fields. Then questions will be based on professional, technical and skill based. देखिए skill based इस word का आप विशेष note ले लें. Please take a note of this word skill based. A lot of questions come from skill based bit. Okay, skill based education से काफी सारे questions आते हैं and every exam you will find some other the other question based on skill based. वैल्यू एजुकेशन इज अनदर बिट. वैल्यू एजुकेशन से भी काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं. एनवायरमेंटल एजुकेशन, सी दीज आर relatively newer terms. Then policies, governance and administration. See, if you talk about polity, देखिए 2019 there is a syllabus change which has happened in NET, and NET and state set follows similar kind of pattern. So till before 2019 there used to be exclusive mention of polity. Now polity जो है आपके syllabus में specifically mention नहीं है. क्वेश्चंस की बात करें, मैंने 2019 के बाद से जितने भी पेपर एनालाइज किए हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि 100% क्वेश्चन आया ही नहीं है, बट इट वाज rare. Okay, one or two question across all shifts, so that makes it too less, you know. So it is better that polity I'm leaving up to you. Polity जो है आपको अगर पढ़ना है तो पढ़े, बट वेटेज पॉलिटी का अच्छा नहीं है इतना ज्यादा. बट यदि हम कहते हैं पॉलिसी, governance and administration, so what is this exactly? Then this is to do with your university education. आपके यूनिवर्सिटी में जो है एकेडमिक बोर्ड क्या है, मैनेजमेंट क्या है, कोर्ट का स्ट्रक्चर क्या है विथ रिगार्ड्स टू यूनिवर्सिटी. हाउ इज द पॉलिसीज, governance and administration of universities managed? Yeah, that is what you are going to get in. Okay, ठीक है. सो चले, होप दिस वाज अ ब्रीफ ओवरव्यू. वेटेज की यदि बात करते हैं तो यहाँ से 5 से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. मोस्टली आपको 5 से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हायर एजुकेशन से के. तो हायर एजुकेशन की प्रिपरेशन अच्छे से करें. बहुत सारी हिस्ट्री यहाँ पे आपको पढ़ने को रहेगी. लॉट ऑफ हिस्ट्री कंटेंट यू हैव टू स्टडी हियर. But yeah, lot of facts, remembrance, I will emphasize, and I will also take you through the exam questions which has already been asked in the exams. So keeping in mind that, let's start with the unit. So just for ease, देखिए इंडिया का जो करंट एजुकेशन सिनेरियो की यदि हम बात करते हैं, तो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो 3rd लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में. यहाँ पे यूजीसी जो है इसको गवर्न करती है, अगर प्रेजेंट एजुकेशन सिनेरियो की बात कर रही हूँ तो. और यूजीसी ही इससे रिलेटेड स्टैंडर्ड्स, गवर्नेंस, स्ट्रक्चर वगैरह बनाती है. तो यूजीसी पढ़ना हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्पेसिफिकली आपके सिलेबस बात करता है हायर एजुकेशन की, है ना. सो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जो बॉडीज हैं, अब देखिए वैसा नहीं कि उनको बिल्कुल नहीं पढ़ना है. वी कैन रीड लिटिल अबाउट एनसीईआरटी, वी कैन रीड अबाउट एनआईओएस, teacher training platforms at school levels, we can read about CBSE, but not as much as in depth like we'll read UGC, NAAC, HIFA. So these are with related to post independence India के educational institutions को यहाँ पे हमने list down किया है. ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम बिल्कुल वैदिक पीरियड से. तो just for ease of understanding, see your syllabus talks about institutions of higher learning and education in ancient India. And I repeat, right from ancient India, it further talks about learning in evolution of higher learning in post-independence India. That means you have to cover right from ancient India till post-independence India. Okay. So देखिए, for ease of understanding, we have bifurcated into 5 parts, starting with ancient and medieval period, which dates back to 2500 BC to 500 BC. Then is the Buddhist period, which dates back to 500 BC to 1200 AD. Muslim period starting with 1200 AD to 1700 AD. Again, these are approximates. British period ranges from 1700 AD to present. Then
sorry, present बोल रही हूँ, 1947 India got independence, and then post independence 1947 till date. So इस जो है बाइफर्केशन को हमने दिया है. अब देखिए, across the books you'll find some variation in terms of years. Somewhere it'll be a little 100 years here or there. You can see these bifurcations. So एग्जाम में लिटरली आपको ईयर्स नहीं पूछेंगे कि एंशियंट पीरियड, मिडाइवल पीरियड जो है ये बाइफर्केशन का ईयर क्या है. ठीक है. लेकिन what is important to understand is you have to understand why there was a shift in the period, how Buddhist period came into existence, from where it actually started. That order you should understand. उसके अलावा जो है आपको मुस्लिम पीरियड, ब्रिटिश पीरियड, हर एक चीज का जो है अंडरस्टैंडिंग जो है पता होना चाहिए. पोस्ट इंडिपेंडेंस इंक्लूडिंग एवरीथिंग. सो वी विल स्टार्ट विथ एंशियंट सिस्टम. देखिए एंशियंट सिस्टम जो है इसका पीरियड सबसे पहले देखें 2500 BCE टू 500 BCE. या सो एंशियंट पीरियड जो है ये प्राइमरली आपके ब्रिटिश वैदिक पीरियड को जो है रेफर कर रहा है. एंशियंट पीरियड में सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम में हम बात करते हैं कि एजुकेशन कैसा था, किन चीजों की जो है एजुकेशन लोग लेते थे. कहता है एंशियंट पीरियड इज हेरिडिटी, ऑक्यूपेशन बेस्ड. Even before caste system was formed, how was the ancient education system like? Ancient education system was based on occupation. याद रखिए, जब कास्ट सिस्टम भी नहीं बढ़ा था तो कैसा था, जो लोग जो काम करते, अगर ब्लैक स्मिथ जो है वो आयरन का काम कर रहे हैं, या कोई जो है गोल्ड स्मिथ गोल्ड का काम कर रहे हैं, तो ऑक्यूपेशन के आधार पर जो है वो जो है सोसाइटी डिवाइडेड होती थी. हेरिडिटी मतलब पापा अगर ये काम कर रहे हैं तो जो पुत्र होता था वो पापा का काम जो है टेक ओवर कर लेता था, लाइक दैट. तभी भी जो है ऐसा नहीं कहेंगे कि फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, बट यस, ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो द सिस्टम ऑफ एजुकेशन was occupation based. And later Vedic period may we'll see the bifurcation of societies, so that we'll talk about later. And after Vedic period, what happened? Buddhist period was developed. So we'll talk slowly. It's a couple of features if you want to just understand how was ancient education system based on religion, based on heredity, which we have talked, अनुवांशिक. पिता का जो भी ऑक्यूपेशन होता था वही जो है पुत्र उसको ग्रहण कर लेता था, बट देयर वाज नो कास्ट एज सच. मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज ओरल एंड एज वेल एज रिटन, सम फॉर्म ऑफ रिटन. वहां पर राइटिंग जो है प्रॉपर्ली जो है डेवलप नहीं थी, बट देन अगेन इट्स अ वेरी ब्रॉड पीरियड. 2500 BCE से लेकर के जो है आपका 500 बिफोर क्राइस्ट. ओके. सेल्फ रियलाइजेशन एंड साल्वेशन कहता है the main aim of education. So from exam perspective, please take a note, pay attention. कहता है why will you study in the Vedic period? What was the major objective? So major objective was self realization and salvation. So ultimate aim of education was self realization, salvation. So it's a very wide approach. We can see the relationship of teacher and student. How was the relationship or association between teacher and student? शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में कैसा रिलेशनशिप था कि उनकी ऑल अराउंड डेवलपमेंट की जाए. सो इफ यू साइट एग्जांपल्स फ्रॉम लेट्स से आश्रम, you were not only taught some kind of scripture, granthas, but at the same time you were also imparted knowledge of what we say हाउसहोल्ड वर्क. यू वर सेंट टू फील्ड्स. आपको जलावन की लकड़ियां जो है आश्रम में रह करके गुरु के कलेक्ट करने के लिए जो है भेजा जाता था. इसके अलावा जो है आपको लॉट ऑफ सेल्फ डिफेंस सीखना पड़ता था, खाना बनाते थे, तो सब चीजें. सो वी कैन से वोकेशनल लर्निंग. एग्जाम पर्सपेक्टिव से यदि क्वेश्चन बने कि क्या पुराने जमाने में क्या क्या चीजें सिखाई जाती थी, तो उसमें वोकेशनल लर्निंग भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, ध्यान रखिएगा. ठीक है. तो चलते हैं आगे. इसके बाद ये एक मोटा मोटा फीचर्स थे एंशियंट एजुकेशन सिस्टम के. क्या बातें आपको याद रखनी है कि एजुकेशन सिस्टम हेरिडिटी था, नंबर 1. रिलीजन के बेस्ड में था, बाद में चल करके जो है रिलीजन के बेस्ड में बना. पहले देखिए हेरिडिटी था. जब तक
कास्ट सिस्टम नहीं बना था तब तक जो है इट वाज बेस्ड ऑन फादर एंड सन। सेम चीजें जो है, जो भी फादर की ऑक्यूपेशन होती थी सन जो है टेकअप कर लेते थे, बट इट वाज नॉट हार्ड एंड फास्ट। इफ सन वाज free to take up other जो है occupation as well, but usually son will take up father's education. Then the religion concept came. Religion concept came only after caste system was formed. Okay, medium of instruction, oral, written, and very very important, self realization, salvation, मोक्षा पाना ही जो है शिक्षा का मेजर उद्देश्य था। वोकेशनल ट्रेनिंग भी जो है यहाँ पर इंक्लूडेड थी। ठीक है, अभी हम पहला एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं जो सबसे पुराना। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि ओल्डेस्ट एजुकेशन सिस्टम कौन सा था, विच विल बी द ओल्डेस्ट एजुकेशन सिस्टम, रिमेंबर इट वाज वैदिक पीरियड लर्निंग, जहाँ पे आप गुरुकुल पे रह करके जो है शिक्षा ग्रहण करते थे। और क्या क्या मोटा मोटा पीरियड की बात करें तो उपनयन संस्कार जो है that is also part of your Vedic period. What was उपनयन संस्कार, we will talk in a while. Also यहाँ पे वैदिक पीरियड में आपको साल्वेशन की बातें आप कर सकते हैं कि आप used to gain education to attain salvation, social development, cultural development, all around development जो है वैदिक पीरियड में आपका होता था। अच्छा, सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। सो इस पीरियड में, वैदिक पीरियड में जो है आप 4 वेदास पढ़ते थे, 6 वेदांग, जस्ट रिमेंबर द नंबर्स, 4 वेद के बारे में लिटिल यू शुड नो। समटाइम्स क्वेश्चंस हैव कम इन द एग्जाम लाइक म्यूजिक is associated with which Veda, or which is the oldest Veda, which is the newest Veda. This type of questions you should know. Then Upanishad, Darshanas. So Darshanas you will anyways have talked little in your Indian logic bit. So भारतीय दर्शन जो आपने इंडियन लॉजिक में पढ़ा था, लॉजिकल रीजनिंग यूनिट में, that is also included. आप लोगों ने जिन्होंने नहीं अटेंड किया, आई हैव आल्सो टेकन अ डेमो ऑफ इंडियन लॉजिकल रीजनिंग, सो उसको भी देख सकते हो आप। पुरानास, हिस्ट्री, तर्कशास्त्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए एंशियंट इंडिया का वैदिक सिस्टम एजुकेशन या एंशियंट इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, तो उसमें लॉजिक, तर्कशास्त्र, डिबेट यूज्ड टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। देखिए एक चीज समझे, net is all about conceptual clarity. I'm repeating it again and again. Whatever you are studying, you should be thorough with the feature, you should be thorough with what is the terminologies like. The more terminologies you practice, the more concepts you get clarified, the better are the chances of scoring it better. देखिए 100% किसी को याद नहीं रहता है, पहली तो बात है conceptual clarity. So still we have time, assuming the exam let's say happens somewhere in September. I'm just safely assuming कि सितंबर में एग्जाम हो, इफ एवरीथिंग गोज वेल, तो सितंबर में अगर आपका एग्जाम है तो अभी भी आपके पास प्रॉपर जो है टाइम है प्रिपेयर करने का। अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बी डिसिप्लिन्ड विथ योर अप्रोच। इफ यू आर फॉलोइंग सम एजुकेटर, रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू फ्यू एजुकेटर। देखिए सारे एजुकेटर्स के जो है कंटेंट आपको एक ही मिलेंगे। व्हाट कैन बी द डिफरेंट इज इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, कि कौन कैसे जो है कंटेंट को डिलीवर करते हैं, यही जनरली डिफर करता है। सो वट एवर यू डू, टाइम टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम टेबल जो है अच्छे से बनाएं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इसमें शामिल करें। इसके अलावा आप एमसीक्यू करें, प्रैक्टिस करें। एमसीक्यू के लिए हमारा ऐप भी है प्ले स्टोर पे अवेलेबल, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो भी सारे उसमें इंक्लूडेड है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं। बट ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि आपने खाली एमसीक्यू या खाली पीवाईक्यू करना है। दिस इज द लेटर बिट, this should go parallelly with your conceptual clarity. So for example, अगर आपने हायर एजुकेशन जो है कवर किया है, ठीक है, अब उसके बाद हायर एजुकेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस कितने बने हैं एग्जाम में, ट्राई टू सॉल्व दो। सो यूनिट बाय यूनिट यू गो, timeline yourself and accordingly you should be able to crack this. I'm telling out of my experience, I've clarified this exam multiple times, so you can take this words note. अच्छा देखिए, यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से समझ के लीजिए इसको। देखिए सब्जेक्ट्स हमने देख लिया है, 2 टर्म है, पराविद्या और अपराविद्या। ये दोनों से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं ऑलरेडी। ये जून 2020 में ही यहाँ से क्वेश्चन बना है,
तो ये इंपॉर्टेंट है, टेक अ नोट। परा विद्या क्या होता है एंड अपरा विद्या क्या होता है? Anyone would like to have a take on this? para vidya, अपरा विद्या, पता है आप लोगों का कैसा चल रहा है प्रिपरेशन? परा विद्या क्या है, अपरा विद्या क्या है? जब हम कहते हैं, चलो कोई बात नहीं है, अपरा विद्या, अपरा विद्या मीन्स फिजिकल वर्ल्ड। टेक अ नोट, जो हमारा जगत है, लोक है, फिजिकल वर्ल्ड है, इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं, जैसे हमने परसेप्शन से स्टडी किया था, ठीक है, हमने वर्ल्ड में देखा था कि रस्सी है, सांप है, इस तरीके का जो स्टडी हम कर रहे थे ऑफ वर्ल्डली ऑब्जेक्ट, आई रिपीट, स्टडी ऑफ वर्ल्डली ऑब्जेक्ट, दैट इज पराविद्या। एंड अपरा विद्या क्या होता है? अपरा विद्या, परा विद्या क्या होता है? परा विद्या जो है ये है स्पिरिचुअल नॉलेज। इतना ही खाली आप याद रखिए, परा विद्या स्पिरिचुअल नॉलेज, अपरा विद्या वर्ल्डली नॉलेज। ठीक है, परा से ऐसे याद रख सकते हैं आप, परा यानी कि जगत के पार, यानी कि स्पिरिचुअल नॉलेज। ओके, whereas when we say अपरा विद्या is worldly knowledge, या ठीक है। चलिए, विद्यारंभ, उपनयन, अब इसका भी मीनिंग यहीं से कर लेते हैं। देखिए, हर एक पीरियड जब हम पढ़ेंगे, सो स्टार्ट ऑफ एजुकेशन वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन में कैसे होती थी? दैट वाज स्टार्टिंग विथ विद्यारंभ, विद्या आरंभ। इसको अगर आप तोड़ के समझेंगे, विद्या का आरंभ। सो या लौकिक, परलौकिक, यू कैन रिमेम्बर इन केस ऑफ परालौकिक आपका पराविद्या हो जाएगा, दैट इज स्पिरिचुअल, अपरा विद्या फिजिकल वर्ल्ड। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट विद्या आरंभ। गुड, यू रिटेन ऑल दैट कॉन्सेप्ट नितिन जी। सो विद्या का आरंभ, लर्निंग अल्फाबेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, जब पहली बार आप अक्षरबोध लेटर सीखते हैं, अल्फाबेट सीखते हैं, दैट terminology in the Vedic system was known as Vidyarambh. I repeat, when you start learning alphabets for the first time in the Vedic period, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, अभी तक आए नहीं हैं तो भी आ सकते हैं। ठीक है, उपनयन we will be talking in detail, but just for understanding, remember for now, formal admission ceremony in गुरुकुल, यानी गुरुकुल में जाने के लिए आप फॉर्मली, लिटरली आप एजुकेशन को सीखने से पहले जो है एक सेरेमनी होती थी, संस्कार कहते हैं उसको। संस्कार का नाम था उपनयन सेरेमनी इन द वैदिक एजुकेशन पीरियड। और ये उपनयन की संस्कार जो है आज भी आप देखोगे ब्राह्मण, क्षत्रिय और बहुत सारे ऐसे हिंदू मान्यता के अनुसार धर्मों में आज भी ये संस्कार किए जाते हैं। ठीक है, सो ये दो टर्म हमने देख लिया, परा विद्या, अपरा विद्या क्या होता है, विद्यारंभ, उपनयन। उपनयन को और डिटेल में देखेंगे आगे। अब तीन और टर्म समझते हैं, श्रुति, मनन, निधि ध्यासन। ठीक है, श्रुति यानी कि क्या, जिस चीज को हम सुनकर सीखते हैं। ठीक है, सुनकर क्या चीज सीखते हैं, तो जैसे आपका वेद हो गया। देखिए, जब तक पेपर्स नहीं बने थे तो वेद को जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किए, कैसे किया जाता था? बाय श्रुति, सुन करके, कानों से सुन करके जो है, वी यूज्ड टू पास इट टू फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, या दैट वाज श्रुति। श्रुति और श्रवणा, श्रवणा का मीनिंग देख सकते हैं, श्रवणा इज लिसनिंग, लिसनिंग टू द वर्ड्स टेक्स्ट एज दे मे बी अटर्ड बाय द टीचर। सुन कर करके जो है चीजें हम सीखते हैं। सो छोटे बच्चों को जब हम रोट लर्निंग कराते हैं, टीचिंग में हम रोट लर्निंग पढ़ते हैं। रोट लर्निंग क्या होता है? मेमोरी लेवल, इफ यू रिकॉल, मेमोरी लेवल ऑफ लर्निंग, जिस चीज को हम सुन करके सीख रहे हैं हमारे मेमोरी में वो चीज रहता है। ठीक है, सो यू कैन लाइक कनेक्ट टू दिस। कहता है श्रवण, श्रवण इज व्हाट? लिसनिंग टू द वर्ड्स एंड देन ट्राइंग टू रिकॉल। देन सेकेंड वन इज मनन, मनन इज रिफ्लेक्शन, हम उस चीज पर चिंतन करते हैं, समझते हैं। सो वंस वी हैव लेट्स से हर्ड अ वर्ड,
After hearing words of knowledge, we'll try to reflect that, okay, for example, we have heard from our ears that apple is red. So now we try to reflect upon, okay, apple is also red, traffic signal is also red. Maybe what is the relationship? Okay, so we are trying to understand it in a deeper thoughts. Last one is Nidhi Dhyasana. Nidhi Dhyasana represents higher stage. So higher stage means what? Here you are applying whatever you have learned in practicality. आप अपने व्यवहारिक जीवन में अप्लाई करते हो जो चीज़ें भी आपने अब तक के सीखी है. सो ये हो गया आपका श्रुति मनन निधि ध्यासना. ठीक है, सो फार सो गुड. समझ में आ रहा है व्हाट वी आर डिस्कसिंग? चले. Okay, there's a word called individual teaching. See, from higher education perspective, this is also, you remember that individual teaching is also one of the features of higher education. Why? If you cite again examples from Mahabharata, भीम ने जो है केवल गदा की जो है शिक्षा ली थी, अर्जुना was जो है आर्चरर. तो इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं दैट पीपल्स वर टॉट इंडिविजुअली. इंडिविजुअल एजुकेशन पे फोकस किया गया था, नॉट इन मासेस. क्लास मेथड यहाँ पर नहीं चलता था. जिसकी जो स्किल अच्छी थी उस स्किल को ध्यान में रख करके जो है एजुकेशन दी जाती थी. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन टू रिमेंबर फ्रॉम वैदिक पीरियड पॉइंट ऑफ व्यू. अगेन आई एम रिपीटिंग, वैदिक पीरियड हम जो है डिस्कस कर रहे हैं. ये सारे टर्म्स जो है वहीं से टर्मिनोलॉजीज उठाए गए हैं. चले, वैदिक पीरियड के बारे में और बातें करते हैं. वेद, वेद का रूट वर्ड याद रखिए, वेद इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विद. विद मीन्स स्पिरिचुअल नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज, मीन्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज. आप ज्ञान कैसे पाते हैं, जस्ट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव जस्ट रिमेंबर द रूट वर्ड. ओके, 4 Vedas, name at least you should remember, and you should remember what this Vedas essentials were. So when we say Rig Veda, Yajur Veda, Sam Veda and Atharva Veda, we'll talk what were these Vedas. From exam perspective question आए अगर oldest Veda कौन सा है, तो क्या होगा आंसर? oldest Veda कौन सा है आपका? ऋग वेदा जो है वो ओल्डेस्ट वेदा है. ठीक है, इसी ऑर्डर में आप याद रख सकते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद. सो इस पीरियड में जो है महाभारत, रामायण, वैदिक पीरियड के ही जो है क्रिएशंस हैं. सो लाइक दैट ऑल्सो यू कैन रिमेंबर. ओके, चले. लिटिल यू शुड रिमेंबर व्हेन वी से ऋग्वेद. एक क्वेश्चन तो यहाँ से हमने देख लिया कि क्या ऋग्वेद ओल्डेस्ट है. दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि ऋग्वेद जो है वो लार्जेस्ट भी है. ठीक ना? सो कलेक्शन ऑफ कहता है 1028 हाइम्स. ऑल्सो रिमेंबर, हाइम्स में समझ से इतना डीप में नहीं आएंगे, बट ट्राई टू रिमेंबर दैट ऋग्वेद ही है जहाँ से बाकी सारे वेदों की जो है रचना की गई है. सो सम पार्ट ऑफ ऋग्वेद यू विल सी रिफ्लेक्टेड इन सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद. ओके, about Samveda, what you have to remember, melodious composition, melodious collection of verses. तो जैसे हम वेद को कहते हैं, हम गा गा करके जो है पढ़ते हैं. So that is Samveda. Then Yajurveda. Yajurveda is prose and mantras over sacrifices. तो कहते हैं यज्ञ में दी गई आहुति, आहुति, यज्ञ, इन सब का वैदिक पीरियड में बहुत ज्यादा महत्व था. sacrifice जो जिसको कहते हैं. so those mantras which are related to sacrifices, yajna, that was there in the Yajurveda. Again, these are something process borrowed from Rig Veda itself. And last one is Atharva Veda. Atharva Veda is the vivid description of art science. So art science ये सब चीजें लेटेस्ट वाला जो है, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि लेटेस्ट वाला जो आपका
वैदिक पीरियड कौन सा वेद है? दैट इज योर अथर्ववेदा। ठीक है, इतना याद रखिए। ऋग्वेदा ओल्डेस्ट है, ऋग्वेदा सबसे बड़ा है। ऋग्वेदा में जो है मेजॉरिटी ऑफ द वैदिक पीरियड जो है वो आपका ऋग्वेद में ही खत्म हो जाता है। ऋग्वेद को बहुत लंबे काल तक जो है लिखा भी गया था। फिर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अगर आपसे पूछा जाए जादू टोना वगैरह जो है, सो आर्ट साइंस जैसी चीजें, जादू टोना वाली चीज किस चीज वेद से जुड़ी हुई है? तो अथर्ववेद। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। यजुर्वेद जो है ये सैक्रिफाइसेस, मंत्रास, यहाँ पे जो है सैक्रिफाइसेस जो जुड़े हुए हैं। फिर सामवेद मेलोडियस, जो चीजों को आप गा गा कर याद रखते हैं, दैट इज सामवेद। एंड ऋग्वेद तो हमने बहुत बार इसके बारे में बातें कर ली। ठीक है, ये तो हो गए 4 वेद। सो वैदिक पीरियड के बारे में अब जो है डिटेल में कुछ और बातें कर लेते हैं, सब टू सम ऑफ वैदिक पीरियड, एंड देन विल स्टार्ट विद द इंस्टीट्यूशंस। ओके, तो वैदिक पीरियड क्या कहता है? ड्यूरिंग वैदिक पीरियड ओल्डेस्ट नोन एजुकेशन was imparted in centers of learning, gurukulas, ashram, parishad. So also understand from exam perspective, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं कि गुरुकुला, आश्रम, परिषद, ये सारे अलग अलग टर्म है। व्हेन वी आर राइटिंग इट सेपरेटली, देखिए बोलचाल की भाषा में हमें क्या लगता है, गुरुकुल, आश्रम, परिषद, ये सब एक ही स्थान को कहते हैं। बट देयर इज अ डिफरेंस विच विल बी स्टडिंग इन द सब्सिक्वेंट स्लाइड्स। जस्ट फॉर नाउ रिमेंबर कि घर से दूर होके बच्चे जो है एजुकेशन कहाँ लेते थे? गुरुकुल में, आश्रम में, परिषद में। और कब लेते थे? उनके उपनयन संस्कार के बाद लेते थे। तो देयर वाज, you can say, from home to residential schools. So residential schools were started with guru, teacher and his family. So गुरु के घर में अगर आप रहकर जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, so that was one mode, and then there were formal structures of education. But अच्छा, एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जाए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मार्क दिस वर्ड्स, कहता है they stayed with guru, teacher and his family. So ये इसेंशियली गुरुकुला को रिफर कर रहा है, गुरु का घर, गुरु का रहने का निवास, जहाँ पे जैसे आप महाभारत, रामायणा से एग्जाम्पल साइट करें तो वहाँ पे देखेंगे कि गुरु, उनकी वाइफ, गुरु जो होते थे वो एक गृहस्थ होते थे, उनकी फैमिली होती थी। तो गुरु, गुरु माता दोनों मिलकर के जो है शिष्यों का लालन पालन करते थे, उनके एजुकेशन करते थे, उनके ऑल अराउंड डेवलपमेंट का जो है कार्य करते थे। सो दैट वाज वन बिट। फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव एक क्वेश्चन जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट इज व्हेन एजुकेशन वाज फॉर्मलाइज्ड। फॉर्मलाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कौन से काल में बने? तो देखिए, जब काल पूछा जाए ना, तो आप इस जो बेसिक स्ट्रक्चर जो हम लोग स्टार्टिंग में देखे, इसको ध्यान में रखें। सो दिस इज वन ऑफ द की फीचर ऑफ बुद्धिस्ट पीरियड, फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सो आगे जब हम पढ़ेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ एंशिएंट इंडिया और medieval period, where we'll be talking about in detail like Takshashila, Nalanda, Vikramshila. So all these are majorly referring to बुद्धिस्ट पीरियड। तो एजुकेशन को फॉर्मलाइज यहाँ पे किया गया था, जबकि गुरुकुल में रह करके, आश्रम में रह करके, परिषद में रह करके, ये सारे प्लेसेस ऑफ लर्निंग हुआ करते थे एंशियंट पीरियड और वैदिक पीरियड के। ठीक है, होप दिस पॉइंट इज क्लियर। See, you will find variations, like here it is mentioned 500 BC. ठीक है, across the book, like I said, you will find 100 years variations from here to this, because this is very old periods, और book to book आपको ये variations देखने को मिलेंगे। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से you will not be asked any questions like okay, tell me from which period to which period. अगर पूछेंगे भी तो एक रेंज देंगे, so that range you will be able to identify, don't worry. For now ये एक मोटा मोटा पीरियड, खाली रेंज याद रखिए, 2500 BC to 500 BC. So, okay. Then क्या कहते हैं, एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड फॉर ईयर्स टुगेदर। देखिए वैदिक पीरियड में यू कैन डिवाइड लाइफ ऑफ अ चाइल्ड इन 4 पीरियड। व्हाट वर द 4 पीरियड ऑफ लाइफ अगर आप डिवाइड करें? सो आप याद रख सकते हैं इसको। सबसे पहला क्या था? बाल्यावस्था।
सो लाइफ वॉज अज्यूम टू बी 100 years, और 100 years में एक आपको बाइफरकेटेड मिलता था, बाल्यावस्था टिल आप जो है बचपन में रहते थे, फिर 25 years तक आपका व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेज, 4 phases ऑफ लाइफ को जो है डिवाइड किया गया था, बाल्यावस्था, देन गृहस्थ, राइट, संन्यास, देखिए ये मॉडर्न काल में जो है आपको अलग जो है ये बाइफर्केशन देखने को मिलेंगे, लेकिन इफ यू डिवाइड 5 लाइफ इनटू 4 पार्ट्स, यू हैड बाल्यावस्था, देन you had till 25th you will be brahmacharya, then 25 to 50 you will be grihastha, then you will be 55 to 70 you will be वानप्रस्थ, यानी आप अपने आप को डिटैच करना स्टार्ट कर देते हो, एंड 75 to 100 यू विल बी संन्यास, आप कंप्लीटली डिटैच हो जाते हो। तो इस तरह की क्लासिफिकेशन होती थी लाइफ की। So education was imparted for years together. Till 25 he'll attain the education he or she. देखिए फीमेल एजुकेशन इनिशियली था वैदिक पीरियड में, इस पर हम आगे बातें करेंगे जब we will be see women were given a very different treatment during Vedic period, Buddhist period, or even now the conditions have not clearly you can say merged together, but for sake of ease we will cover women education separately. For now अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि क्या women education वैदिक पीरियड में अलाउड था, आप लिखेंगे yes अलाउड था। चले, education during this period was aimed at achieving salvation, very important, balanced development, overall सर्वांगीण विकास के लिए, moral, intellectual, social, cultural development. So see हमारा जो education system ancient time का था, it was one of the rich education system in the entire world. दैट्स वाई भारत को जो जगत गुरु कहते हैं। सो आज भी अगर आप देखोगे, टुडे वी आर टॉकिंग ऑफ रिवाइवल ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला एंड सो ऑन। सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव? अच्छा अभी अगर नेट का ही सिलेबस आप देखें, सो वी हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू स्टडी दीज स्क्रिप्चर्स इन डिटेल, राइट। हमने ये सारी चीजें एंशियंट इंडिया की डिटेल में पढ़नी है। दिस इज लॉट ऑफ कोर हिस्ट्री, कह सकते हैं ना आप, हिस्ट्री को आपको काफी डिटेल में जो है पढ़ना है। भारत की जो खोई हुई ग्लोरी है उसके बारे में आपको पढ़ना है। जो इंस्टीट्यूशन से कहते हैं उनको आर्किटेक्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं यहाँ से, अगर आप बात करें तक्षशिला, पाटलिपुत्र, वाराणसी, ऐसे सेंटर से आएंगे। इस यहाँ पे कौन सा आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, कौन से साल में जो है इसको आर्कियोलॉजिकल साइट बना दिया गया, इस तरह क्वेश्चन आएंगे। फिर यहाँ पे कौन से धर्म की शिक्षा होती थी, कौन सी किताबें यहाँ पे पढ़ाई जाती थी, तो इस सब चीजें पढ़नी है। अगर आप सिलेबस को ही देखो, इंडियन लॉजिक पढ़ना है हमें, भारतीय दर्शन पढ़ना है, इट वाज इंक्लूडेड रिसेंटली। सो अभी भी देखोगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भी आगे हम बात करेंगे इसी यूनिट में। देयर यू विल अंडरस्टैंड दिस दैट how educational system is evolving. Some of the things we are completely revamping our CBSE books also. बचपन से जो हम पढ़ते आए हैं उन सारे बुक्स में भी आपको चेंजेस को देखने को मिला। और स्टार्ट में सबसे शुरुआत में हमारा सिलेबस चेंज ऑलरेडी 2019 में किया गया है। सो लॉट ऑफ आंसर्स यू कैन गेट बाय स्टडिंग NEP, ठीक है। नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है आपकी 2020 से जो लागू हुई है वो आप देख सकते हैं। उसके कितने इफेक्ट्स होंगे ये फॉर इयर्स टुगेदर, बट कह सकते हैं 2030 से लेकर के 40 तक के जो है वहां पर जो है टारगेट्स बनाए गए हैं। तो वी विल सी in the age of 4 Veda students were submitted to Vedic school after performance of which ceremony? So this is a question of December 2019. Try answering yourself and then we'll discuss.
उपनयन सेरेमनी, राइट, करेक्ट। उपनयन सेरेमनी जो है इसको परफॉर्म करने के बाद स्टूडेंट्स वर एडमिटेड टू वैदिक स्कूल्स। What is important for you is now to understand Utsarjana ceremony. Was there a ceremony like this? Task for you. Find out. Next time exam में सब था सतपथ ब्राह्मण, ये कौन से ब्राह्मण थे, क्यों इनको सतपथ ब्राह्मणा कहा गया, ये आपको फाइंड आउट करना है। थरुण विद्या सेरेमनी, क्या ऐसा कोई सेरेमनी एग्जिस्ट करता था या फिर इससे रिलेटेड की इवेंट्स क्या रहे हैं। सो क्वेश्चंस के जब आप करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसका ये बहुत बड़ा एलिमेंट है कि आपने ऑप्शंस करने हैं एंड यू शुड बी हैविंग डिटेल नॉलेज ऑफ दिस। मूविंग ऑन, सो उपनयन सेरेमनी के बारे में यदि हम बातें करें, उपनयन सेरेमनी जो है, अच्छा उपनयन सेरेमनी आगे हम डिस्कस करेंगे, सो जस्ट होल्ड ऑन। Let's understand the classification of bifurcation of Vedic period. So Vedic period can be broadly bifurcated into two parts. Early Vedic period, that is 1500 to 1000 BCE. See again यहाँ पे थोड़े बहुत variations देखने को मिल रहे हैं आपको. And then later Vedic period 1000 BCE से 600 BCE. What was the major basis of bifurcation is most of the Rig Vedas were composed here. Later Vedic period when Vedas, remaining Vedas, so most of the Rig Veda की रचना कौन से काल में की गई है? So that is your 1500 to 1000 BC. So in Hindi we can say it as पूर्व वैदिक काल and उत्तर वैदिक काल, इसमें जो है बाकी वेदों की रचना की गई। बहुत सारे और भी अगर मोटा मोटा आप डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो so you can say with regards to position of कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम, ये सब जो है बनाया गया आपके लेटर वैदिक पीरियड में। सो वैदिक पीरियड के जो अच्छे अच्छे पॉजिटिव वाले पॉइंट्स थे आप मोटा मोटा ध्यान में रख सकते हैं, ये सारे आपके अर्ली वैदिक पीरियड में थे। एंड देन द लेटर ब्राह्मणास, राइज ऑफ ब्राह्मणास, caste system, all this happened here. Deterioration of the position of women, all this happened in the later Vedic period. And because of later Vedic period, slowly it gave rise to other dharmas. So बाकी जो धर्म आए, बुद्धिज्म कहें, जैनिज्म कहें, ये सब because of some faults in this Vedic period, people were inclined to pick up simpler form of dharmas and they adopted Jainism and Buddhism, and that's how they got popularized. So later Vedic period, if you look at in later Vedic period, बाकी जितने सारे वेदास थे इनको जो है फॉर्म किया गया था। अच्छा ये टर्म का नोट ले लें, श्रोत्रिय, श्रोत्रिय ब्राह्मण आर भी एक सेक्शंस है ब्राह्मण्स का, क्योंकि ब्राह्मण ही उस टाइम पे जो है वेदस की एजुकेशन लेते थे, बाकी कास्ट जो है नहीं लेते थे, और क्षत्रिय जो है वो आर्म्स की शिक्षा लेते थे। सो द स्टूडेंट्स हु स्टडीड वेदस were called as श्रोत्रिय। self study and also what we discussed, self study and इंडिविजुअल स्टडी। ठीक है, हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअल फोकस दिया जाता था और स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करके जो है चिंतन मनन निधि ध्यासन करके, चिंतन मनन निधि ध्यासन करके जो है वो चीजों को सीखते थे। पहले सुन के सीखते थे, श्रवण मनन, बाद में जो है निधि ध्यासन रियल लाइफ में उसको अप्लाई करते थे। दिस आर की फीचर्स ऑफ वैदिक पीरियड। सो दिस वाज अबाउट वैदिक पीरियड। ठीक है, वैदिक पीरियड में क्या रह जाता है, संस्कार, लाइक दैट, लाइक उपनयन संस्कार। सो उपनयन संस्कार के बारे में आगे बातें करेंगे, बट जस्ट एक ओवरव्यू लिया व्हाट वाज वैदिक पीरियड लाइक। ठीक है, तो वैदिक पीरियड हमने देख लिया, सर लगभग 500 BCE तक था। उसके बाद अब सेकेंड पीरियड हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज बुद्धिस्ट पीरियड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड, काफी क्वेश्चन बनते एग्जाम में। लगभग 500 BCE से लेकर के 1200 AD तक, जब तक मुस्लिम रूलर्स जो है इंडिया में नहीं आए थे। सो बुद्धिस्ट पीरियड, देयर वाज फॉर्मल सिस्टम ऑफ टीचर ट्रेनिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट दिस वर्ड फॉर्मल। फॉर्मल यानी कि एजुकेशन को, चाहे टीचर ट्रेनिंग को कहें, चाहे स्टूडेंट को फॉर्मल एजुकेशन देने की बात कहें, ये दोनों चीजें जो है पॉपुलर हुई आपके वैदिक पीरियड में। ठीक है, वैदिक पीरियड में
सॉरी बुद्धिस्ट पीरियड हम डिस्कस कर, बुद्धिस्ट पीरियड में टीचर्स वर कॉल्ड मॉन्क, टीचर को जो है मॉन्क कहते थे। इसके बाद क्या है, पाली वॉज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेक अ नोट ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अच्छा, यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि वैदिक पीरियड में व्हाट वाज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, बताएं। क्वेश्चन इज वैदिक पीरियड में व्हाट वाज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। पाली जो है ये बुद्धिस्ट का लैंग्वेज है। देयर वाज अनदर रिलीजन कंकरेंट कह सकते हैं, जैनिज्म का। जैनिज्म के टाइम पे कौन सा लैंग्वेज जो है पॉपुलराइज हुआ था। ये सारे एग्जाम क्वेश्चन है, नॉट जरूरी नहीं इसी एग्जाम में, बट आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आपको। सो वैदिक पीरियड में कहते हैं संस्कृत, या वी मिस्ड ऑन वैदिक पीरियड लैंग्वेज, रिमेंबर Vedic period, the language was Sanskrit. Pali was the medium in case of Buddhist period, and Jainism language was Prakrit. ये तीनों भी आप नोट ले दें, ठीक है। लैंग्वेज से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये वैदिक पीरियड का पहले समझे एक बिगनिंग, कि वैदिक पीरियड आया ही क्यों था। तो सॉरी बुद्धिस्ट पीरियड आया ही क्यों था। वैदिक पीरियड में जो है बार बार हमने देखा कि बहुत ज़्यादा जो है रिचुअल्स पे ध्यान दिया जाता था, यज्ञ पे ध्यान दिया जाता था। ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राह्मणों का वर्चस्व था, ब्राह्मण्स का जो सुप्रीमेसी था, बाकी क्लासेस पे जो है उनका अत्याचार था। तो ये सारी चीज़ें जो है एक तरीके से लोगों को कंपेल किया कि दे शुड मूव टू कास्टलेस सोसाइटी। सो बुद्धिस्ट पीरियड वाज वन जहाँ पे कास्टलेस सोसाइटी थी। एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये भी बनती है, बुद्धिस्ट पीरियड में कोई भी कास्ट को जो है अलाउ किया जाता था, वहाँ पर सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। अच्छा, पूछेंगे आप अगर क्वेश्चन कि क्या सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं था तो क्या महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, वर वुमेन अलाउड टू बी एजुकेटेड व्हेन इट कम्स टू बुद्धिस्ट पीरियड, बताएं यस या नो। क्या वुमेन एजुकेशन प्रेवलेंट थी जब हम बात कर रहे हैं कास्टलेस सोसाइटी की इन केस ऑफ बुद्धिस्ट पीरियड। क्वेश्चन क्लियर हो आपको? क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या बुद्धिस्ट पीरियड में वुमेन एजुकेशन प्रेवलेंट थी? जिन्होंने मेरी पहले क्लास लगाई है वो अलग आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग अलग आंसर दे रहे हैं। ओके, सो वुमेन एजुकेशन जो है, एनीवेज वी विल बी कवरिंग, राइट आंसर हियर इज यस। वुमेन एजुकेशन जो है बुद्ध के शिष्य थे आनंद, आनंद के कहने पे उन्होंने वुमेन एजुकेशन बाद में अलाउ किया था। तो यस और नो कह सकते हैं आप, दोनों ही करेक्ट आंसर है समवट। देखिए बुद्ध ने ज्ञान कैसे प्राप्त किया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उन्होंने 4 चीजें देखी थी, और उसके बाद जो है जब उनका जन्म हुआ था तो कहते हैं कि ज्योतिष ने जो है भविष्यवाणी की थी कि या तो महात्मा बुद्ध एक बहुत बड़े महात्मा बनेंगे, या तो जो है वो क्या बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। तो इसके लिए, इस डर से उनके पिताजी ने जो है उनको रूम में बंद करके रखते थे, क्योंकि वो जो है राजा के पुत्र थे। But over a period of time, he saw 4 signs, and one of that was he used to consider female as the cause of all the sufferings. So initially, अगर आप कहें वुमेन्स को बिल्कुल भी अलाउड नहीं था इन संघास एंड मठ, जो कि बुद्धिस्ट के एजुकेशन के स्टडी के सेंटर्स हुआ करते थे। लेकिन बाद में चल के जो है उनके शिष्य आनंद के कहने पे जो है उन्होंने ये चीज़ें भी अलाउ कर दी थी। सो बुद्धिस्ट पीरियड में जो है बहुत सारे मोनेस्ट्रीज बहुत फेमस रहे हैं। मोनेस्ट्रीज का स्ट्रक्चर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हम आगे देखेंगे, जैसे कि नालंदा, पुष्पगिरी, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तक्षशिला, बहुत प्रोमिनेंट स्कूल्स रहे थे। और बुद्ध धर्म का प्रचार, जैसे जैनिज्म भी आप पैरेलल रिलीजन था ऐसा कह सकते हैं, बट जैनिज्म एजुकेशन पीरियड, सी जैनिज्म इज नॉट दैट स्प्रेड इन द होल वर्ल्ड। अगर बुद्धिस्ट की बात करें, सो फ्रॉम इंडिया इट रीच्ड आउट टू वेरियस पार्ट। उन्होंने जो है श्रीलंका, इसके बाद साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ तक के जो है बुद्धिस्ट एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ था। गुप्ता पीरियड जो है इंडिया का
स्वर्ण काल कहा जाता है। तो गुप्ता जो जो रूलर्स थे, इन्होंने भी बहुत सारे एजुकेशन को डेवलपमेंट में बढ़ावा दिया। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बने कि नालंदा कब बना था, ऐसे हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो डोंट वरी, सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बट याद रख सकते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ये बनाया गया था गुप्त द्वारा। इसके बाद तक्षशिला है, उज्जैन है, विक्रमशिला है, बहुत सारे और भी लर्निंग प्लेसेस हैं जो आपको इसी बुद्धिस्ट पीरियड में देखने को मिलेंगे। अगर आपसे एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये पूछा जाए गुप्ता को लेके कि इंडिया का एंशियंट एजुकेशन सिस्टम सबसे ज्यादा फ्लरिश किस किंग के अंदर हुआ या किस काल के अंदर हुआ, और ऑप्शन में अगर आपको गुप्ता काल भी लिखा हो तो गुप्त काल ही आप या गुप्ता पीरियड ही लगाएंगे। ठीक है, स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये ऑलरेडी गुप्ता पीरियड पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस नाम का ध्यान में आप रख सकते हैं। ठीक, अच्छा, दिस विल कम इन सम टाइम, ये हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे। एक बेसिक सा क्वेश्चन है, नॉट रिलेटेड टू, छोड़ो, ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, तो वी विल कवर दिस। Let's move on to institutions of education in the ancient period. Again, I'm saying this is not an exhaustive list, but we'll try to finish all these education institutions at least. अच्छा, ये वो institutions हैं जहाँ पे एग्जाम में काफ़ी सारे questions बने हैं। Also, इनके साथ साथ we will be seeing a couple of questions from the recent exams where questions have already come from this bit. Okay. पुष्पगिरी, तक्षशिला, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला, वालाभी, उदंतपुरी, मिथिला, लगभग जो है काफी सारे या तो क्वेश्चन बने हुए हैं या तो आपको ऑप्शंस में देखने को मिलेंगे। सो फ्रॉम बोथ पर्सपेक्टिव यू शुड नो दीज। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं पुष्पगिरी से, पहला वाला। एक एक पॉइंट जो है यहाँ का इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन कहीं से भी बने हैं यहाँ पे, so we'll try to cover in as much detail as possible. कहता है the school of Pushpagiri was established in 3rd century AD. Remember the period and the place. Present उड़ीसा में जो है यहाँ पे स्थित है। यहाँ पे अभी भी जो है ये fully excavated नहीं हुए, मतलब इसका even though the period is quite old but the excavation process, कहते हैं खुदाई का काम, so वो अभी तक कह सकते हैं 100% नहीं हुआ है। It was established in 3rd century AD and flourished for 800 years. तो काफी जो है फेमस था ये 800 साल तक, जबकि 11th century तक ये एग्जिस्टेंस में था। लेकिन इसको बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं है। तक्षशिला, नालंदा, इसको तो सब जानते हैं, ये काफी बाद में आया, 1995 में ही आया। तो आप में से जो ओल्डर लॉट हैं, आपको पता होगा कि हमने किताबों में इसका पहले, when we were young we have not studied this. The task of excavating ruins was undertaken by Maritime Institution, Odisha Institution of Maritime Southeast Asian Studies between 1996 2006. तो जो है ये लोग जो है एक्सकेवेशन का काम पार्ट में करते हैं, and most of these places are now governed by ASI, that is आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जितने भी हिस्टोरिकल साइट है या फिर जो भी हेरिटेज साइट है, ये सबको गवर्न करने वाली बॉडी है आपकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, द चाइनीज ट्रैवलर हुएंग सांग ऑल्सो मेंशंस अबाउट दिस लर्निंग सेंटर। देखिए काफी बड़े पीरियड में ये चला है, 800 ईयर्स तक। तो बुद्धिस्ट पीरियड में ये वन ऑफ द फेमस इंस्टीट्यूशंस ऑफ लर्निंग था। प्रेजेंट प्लेस याद रखिए, उड़ीसा में जो है ये लोकेटेड था। ठीक है, यूनिवर्सिटी कैंपस ऑफ पुष्पगिरी वाज स्प्रेड अक्रॉस एडजॉइनिंग हिल्स, ललितगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, one of the most prominent centers of higher education, along with तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला। ये जो ट्रैवलर हैं जुएंगजांग, हुएंगसांग, इन्होंने अपने बुकों में इनका वर्णन जो है किया है। Lalitgiri is said to be commissioned by 2nd century BC itself, oldest Buddhist establishment in the world. So ललितगिरी का भी आप नाम याद रख सकते हैं। Recently जो है few images of Emperor Ashoka have been discovered and it has been suggested that
पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी वॉज स्टैब्लिश्ड बाय एम्परर अशोका हिमसेल्फ, बट ऐसा सब बुक में विद सर्टेनिटी नहीं लिखा है, फिर भी यदि एग्जाम में आए तो आप लगा सकते हैं पुष्पगिरी जो है एस्टैब्लिश्ड बाय किंग अशोका। देन तक्षशिला, तक्षशिला क्या कहते हैं, सेकेंड वन है तक्षशिला। सो तक्षशिला अगर आपकी आज की बात करें तो ये एंशियंट गांधारा में था। गांधारा जो है एक अर्ली हिंदू एंड बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग। महाभारता में इफ यू हैव सीन some of you maybe, then you may have heard this kingdom गांधारा kingdom और place गांधारा। तो तक्षशिला, और इसका दोनों भी प्रोनाउंसिएशन है। इसको कहते हैं फर्स्ट यूनिवर्सिटी established across the globe in 7th century BC. Some famous scholars like चाणक्य, कौटिल्य, so सारे फेमस नाम ही है, आपको सारे नाम याद रखने हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन बन सकता है कि चाणक्य ने पढ़ाई कहाँ की थी और चाणक्य जो है टीचर कहाँ थे। आपको ये पता है चाणक्य टीचर थे, कौटिल्य या चाणक्य एक ही पर्सन है, ये टीचर थे। बताएं अगर किसी को पता है तो चाणक्य या कौटिल्य कहाँ पर पढ़ाते थे, क्योंकि ये दो इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं। एक है आपका तक्षशिला और दूसरा कौन सा है, नहीं पता, नालंदा। यस, नालंदा। नालंदा में जो है ये एज अ टीचर पढ़ाते थे। तो ये जितने भी नाम है, जीवका, पाणिनि, पाणिनि ने कौन सी किताब लिखी है बताएं। पाणिनि ने एक फेमस किताब की जो है रचना की है, और ये एग्जाम क्वेश्चन है बाय द वे। 2020 में यही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा है कि पाणिनि हैज रिटन विच बुक। ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर नहीं आता है तो अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पाणिनि। अभी तक देखिए नेट में ऐसे बुक्स के नाम आते नहीं थे, ठीक है, लेकिन पहली बार जो है इस बुक का नाम पूछा गया है। तो अब जो है आप जो भी फेमस पर्सन्स है या जो भी फेमस बुक है, ये आपके लिए एक जो है डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में आपने पढ़ना है, ठीक है। सो चाणक्य, कौटिल्य, जीवक, पाणिनि, चरक, चरक जो है मेडिसिन के लिए फेमस थे। तो ये काफी सारे प्रोडक्ट्स रहे हैं जो आपके तक्षशिला से जुड़े हुए हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से कैसे क्वेश्चन आगे बन सकते हैं कि तक्षशिला में जो है कौन कौन से जो है लोग जुड़े हुए रहे हैं। तो कहीं कहीं सो ये चीज आपको, ये नाम, कुछ नाम एटलीस्ट याद रखिएगा। तक्षशिला को सबसे ज्यादा किस लिए जाना जाता है, चाणक्य के लिए जाना जाता है, बट ये सारे भी लोग फेमस रहे, चरक, सुश्रुत, जीवक, पाणिनि, ओके। जनरली स्टूडेंट इंटर तक्षशिला एट द एज ऑफ 16। तक्षशिला हायर एजुकेशन के लिए ही थी, 16 साल में लोग यहाँ पे एंट्री करते थे, ना कि बचपन में, ठीक है। वेदास, 18 आर्ट्स, तो क्या क्या चीजें सिखाई जाती थी, धनुर्विद्या, शिकार करना, एलिफेंट लोर, तो ये सारी चीजें यहाँ पे। मेडिकल स्कूल था, लॉ स्कूल था, मिलिट्री साइंसेस भी यहाँ पर सिखाई जाती, तो काफी चीजें यहाँ पे सिखाई जाती थी। तक्षशिला वॉज द कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ गांधार। गांधार की ये राजधानी थी। हुएंगसांग ने जो है यहाँ पे इसका भी मेंशन किया है कि तक्षशिला, देखिए तक्षशिला, गांधार अभी के टाइम पे कहाँ स्थित है, पंजाब पाकिस्तान में, ठीक है। तो इंडिया में क्या, नालंदा, विक्रमशिला, ये दोनों कहाँ स्थित है अभी के टाइम पे बात करें तो लगभग कह सकते हैं मगध किंगडम बिहार में स्थित है। इसके रूइंस आपको वहां पे मिलेंगे। तक्षशिला वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ ब्रह्मैनिकल एजुकेशन एंड अट्रैक्शन अमॉन्ग मेनी अदर। तो यहाँ पे बुद्धिस्ट के अलावा ब्रह्मैनिकल एजुकेशन के लिए भी तक्षशिला फेमस थी। तो वेदों की भी यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। और क्या कह रहे हैं,
देयर वाज नो पॉपुलरली ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटी, ऐसे वहाँ पे फॉर्मल जो है एजुकेशन सिस्टम इतना फॉर्मलाइज्ड नहीं था. स्टूडेंट्स वर एडमिटेड एज पर द डिसीजन ऑफ टीचर, गुरु की अनुमति से जो है इनकी एंट्री होती थी. मिनिमम एज वॉज मोर देन 16 ईयर. द पॉइंट टू बी रिमेंबर, नो एग्जाम सिस्टम, नो डिग्रीज, नो डिप्लोमाज. मेजर ब्रांचेस, क्या क्या चीजें पढ़ाई जाती थी, वेदत्रयी, वेदांत, आयुर्वेद, सिप्पास, क्राफ्ट, मिलिट्री एजुकेशन, ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़ाई जाती थी. पाणिनि वॉज एन एक्सपर्ट इज सर्जरी, medicine was its main product. The same was in case of कौटिल्य, फेमस अर्थशास्त्र. सो अर्थशास्त्र जो है किताब लिखी है कौटिल्य ने, इनका भी नाम याद रखिए, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ से भी क्वेश्चन बने कि अर्थशास्त्र किसने लिखी है. कास्ट सिस्टम, यहाँ पे कास्ट डिस्टिंक्शन नहीं था. ग्रीक कल्चर से ये इन्फ्लुएंस था, तो ये भी बात आप तक्षशिला के बारे में ध्यान में रख सकते हैं. ग्रीक कल्चर से इन्फ्लुएंस कौन सी यूनिवर्सिटी थी. देखिए जून 2020 में क्या पूछ दिया है आपको क्वेश्चन तक्षशिला से. सो तक्षशिला से पूछ रहा है, an ancient center for higher learning in India was declared heritage site by UNESCO in. तो आप लोगों में से आई एम नॉट श्योर आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है या फिर आप किस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं. सम ऑफ यू मे बी बिगिनर, सो उनके लिए एक हेड्सअप है कि इस तरीके के कह सकते हैं ये करंट का क्वेश्चन है कि इसको तक्षशिला को हेरिटेज साइट कौन सी साल में जो है डिक्लेयर किया गया. अच्छा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ नहीं भी आए तो दैट इज ओके, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. एंड जिन्होंने प्रीवियस ईयर नहीं किया है उनके लिए काफ़ी मुश्किल है. अच्छा, और एक प्लेस जहाँ पे आप सारे प्रीवियस ईयर कर सकते हैं, तो डाइव टू लर्न ऐप में ऑल दीज प्रीवियस ईयर्स ऑफ जून 2020 ऑन ऑल 5 ईयर्स आर अवेलेबल. ये आपको एक जो है कैटेगरी है जून 2020 ऑल शिफ्ट, जिसमें सारे हायर एजुकेशन के क्वेश्चन आप एक साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो डाउनलोड इट एंड प्रैक्टिस. राइट आंसर इज 1980. ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन इज नालंदा यूनिवर्सिटी. अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिट, क्वेश्चंस बनते हैं नालंदा से. नालंदा अगर प्रेजेंट की बात करें तो 5th सेंचुरी बिहार में स्थित है, और ये भी चला लगभग 5th सेंचुरी से लेकर के 1200 AD तक के. बहुत ही जो है बड़ा इंस्टीट्यूशन था. जस्ट लाइक तक्षशिला 10,000 स्टूडेंट्स थे, 2,000 प्रोफेसर्स थे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि नालंदा किस जो है धर्म से एसोसिएटेड था. बुद्धिस्ट जो है यहाँ पर स्टडीज होती थी. आर्ट्स, मेडिसिन, मैथमेटिकल, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटी, वॉर आर्ट्स, ये सब भी सिखाए जाते थे. इनकी 9 स्टोरी लाइब्रेरी थी जहाँ पे बहुत सारे जो है बुक्स का कलेक्शन था. और ऐसे कहते हैं कि इसको जब जलाया गया तब जो है कई महीनों तक ये जलते रहे. अच्छा, किसने जलाया था और कब जलाया था नालंदा यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी को? एनी आइडिया? औरंगजेब वाज टू न्यू डियर. औरंगजेब तो बहुत बाद में आए ना, मुगल शासक थे औरंगजेब. नहीं, इससे बहुत पहले 1200 AD में ही ये खत्म हो गया था. मतलब इंडिया में तब तक जो है मुस्लिम इन्वेडर्स नहीं आए थे. देखिए पहले इंडिया में मुस्लिम इन्वेडर्स आए और बाद में जब जाके वो रूलर्स बने. सो जब रूलर्स बने तो उसमें आपको ऐसे भी रूलर्स मिलेंगे जो दोज हु हैव वर्कड फॉर इंडिया. बट इनिशियली जब 1200 1100 नो, गुप्ताज ऐसे गुप्ताज इज ऑल वैदिक पीरियड. कहाँ पहुंच गए गुप्ताज? वैदिक पीरियड में थे. स्वर्ण काल कहा जाता था. दैट वाज 6th सेंचुरी BCE. बहुत पहले के थे गुप्ता रूलर्स. ये जो है बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी का नाम याद रखिए, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, इन्होंने जलाया था 1200 AD तक. मतलब इसके बाद मुस्लिम पीरियड स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. सो इसकी जो लाइब्रेरी है कहते हैं इसकी लाइब्रेरी बहुत टाइम तक जो है जलाई गई. लाइब्रेरी का नाम भी याद रख सकते हैं, धर्मगुंज. धर्मगुंज नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी थी. अच्छा, बुद्धिज्म के अंदर भी बाइफर्केशंस काफी हो गए थे आगे चल के.
तिब्बतियन बुद्धिज्म से कहते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी इन्फ्लुएंस थी। फेमस स्कॉलर्स ऑफ नालंदा आर नागार्जुना, माध्यमिका, शून्यवाद, आर्यभट्टा द एस्ट्रोनॉमर, याद रखे नाम, काफी फेमस नाम है ये सब। वेंग सांग ने यहाँ पे 2 साल जो है यहाँ पर बिताए थे नालंदा यूनिवर्सिटी में। और देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ये इतनी बड़ी थी एक्चुअली में कि यहाँ पे पूरे दुनिया से लोग आते थे। तो आप कह सकते हैं कि श्रीलंका से जो है लोग हमारे यहाँ पढ़ने में आते थे। इट इज बीन सेड दैट कोरिया से लोग आते थे, जापान, चाइना, इंडोनेशिया, पर्शिया, कई सारे देश है, टर्की, जहाँ जहाँ से लोग इंडिया में नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आए। तो इसलिए इसको कहते हैं विश्वविख्यात ये यूनिवर्सिटी थी। सो आई सिंह यानी उन्हें 10 साल जो है यहाँ पे गुजारे। काफ़ी सारे स्कॉलर्स आपको मिल जाएंगे। द मोस्ट रिनॉन्ड यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया। सो आप देख सकते हैं मतलब इंडिया का ग्लोरी जो है एंशियंट यूनिवर्सिटीज में कितना ज़्यादा था। और अब भी अगर आप बात करोगे प्रेजेंट टाइम में तो कुछ एक आईआईटी, एक हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी को छोड़ के बाकी इक्का दुक्का ही यूनिवर्सिटीज़ या फिर इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस हैं जो टॉप 100 इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ल्ड में अपनी रैंकिंग पाते हैं। ठीक है। सो अब इसके एग्जिस्टेंस के को लेके क्लियर नहीं है, लेकिन गुप्त पीरियड में ही इसको स्टैब्लिश किया गया था। हर्षवर्धन ने इसको बढ़ावा दिया, पाला किंग जो है इसको आगे लेकर के आए। अब हिस्ट्री में हम मतलब राजाओं के सीक्वेंस पढ़ना इतना जरूरी नहीं, बट एटलीस्ट ट्राई टू रिमेम्बर कि अच्छा कौन से राजा ने, जब आप एंशियंट इंस्टीट्यूशंस पढ़ रहे हैं तो उसको प्रमोट किया था उस इंस्टीट्यूशंस को। ऑल 3 बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स वर टॉट। महायाना बुद्धिस्ट टीचिंग के लिए ये ज़्यादा फेमस है, तिब्बतियन बुद्धिज्म के लिए ज़्यादा फेमस है। अच्छा यहीं पे एक क्वेश्चन समझ लीजिए, महायाना बुद्धिस्ट टीचिंग के लिए अगर नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस है, देखिए बुद्धिस्ट टीचिंग में 2 जो है पंथ बहुत फेमस थे, एक था आपका महायाना और दूसरा था हीनयाना, है ना। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी वो किसके लिए फेमस थी, महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, और हीनयाना के लिए फेमस थी वालाभी। ये भी चीज यहाँ पे याद रखिए, वालाभी के बारे में आगे बातें करेंगे बट समझ के लीजिए। बाकी यहाँ पे वेदस भी पढ़ाए जाते थे, फाइन आर्ट्स, ग्रामर, फिलोसफी, लॉजिक, मेडिसिन। तो देखिए एंशियंट टाइम से हमें वेरियस काइंड ऑफ एजुकेशन जो है मिलता था। 8 सेपरेट कंपाउंड्स थे, बहुत बड़ी डॉर्मेट्री थी, सेंट्रल एशिया से, साउथ एशिया से, कई सारे जो है दुनिया के हिस्से से जो है हमने देखा लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे। अभी देखिए ये भी 2019 दिसंबर का क्वेश्चन है, ये बताएं क्या है आंसर इसका। So it may be so happen that you don't remember or we have not discussed it, but इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बनते हैं। The idea to bring this kind of questions. Okay, those who have done previous year may be able to answer yes. Xuanzang गुप्ता पीरियड में जो है चाइना से यहाँ पर आए थे और ये अपने स्क्रिप्चर्स वगैरह जो है यहाँ से लेकर के गए थे और अपने राइटिंग्स में इन्होंने वर्णन किया नालंदा यूनिवर्सिटी का। जुएंगजांग चाइना। सो नालंदा के ही जैसा एक और इंस्टीट्यूशन है आपका विक्रमशिला। ये जो है पाला एम्पायर के दौरान बना। तो ये किंग धर्मपाल का नाम याद रखें कि इन्होंने इनको स्टैब्लिश किया लगभग 8th सेंचुरी एडी में, in response to supposed decline in the quality of and scholarship of नालंदा। नालंदा के बाद नेक्स्ट फेमस यूनिवर्सिटी थी धर्मपाल ने इसको जो है स्टैब्लिश किया था। और इसको भी ये भी याद रखिए कि 1200 में इसको भी बख्तियार खिलजी ने जो है डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो बख्तियार खिलजी 1200 एडी, विक्रमशिला प्लस नालंदा दोनों को डिस्ट्रॉय करने में उनका नाम है। The most important and eminent was Atish Dipankara, founder of Samarth tradition of Tibetan Buddhism. So इसके भी नाम याद रख सकते हैं तिब्बतियन बुद्धिज्म से। So lot of facts to remember। देखिए जब हम साथ साथ में इसको डिस्कस करते हैं तो कुछ नाम आप रिटेन कर पाएंगे बट रिविजन जरूरी है बिकॉज दीज आर लाइक हार्ड कोर हिस्ट्री के फैक्ट्स। ओके, subjects like
ग्रामर, मेटाफिजिक्स, इंडियन लॉजिक यहाँ पे पढ़ाए जाते थे। लेकिन इसके लिए विक्रमशिला का नाम जो है तंत्रिज्म से भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है कि तंत्रिज्म की शिक्षा जो है कहाँ पे दी जाती थी। तंत्र, जादू टोना, ये सब से जुड़ा हुआ है आपका विक्रमशिला। मैथ के कॉलम में ऐसे क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। विक्रमशिला, अच्छा, विक्रमशिला वॉज फॉर्म फॉर रिलीजियस टीचिंग्स। यहाँ पे तिब्बतियन बुद्धिज्म पढ़ाई जाती थी। बहुत सारे कॉलेजेस यहाँ पे भी थे। विज्ञान भवन था, द्वार पंडित था, मेन गेट पर जो है एक द्वार पंडित को अपॉइंट किया जाता था। हाईएस्ट अथॉरिटी वॉज महस्थवीर, नोन एज कुलपति ऑफ गुरुकुला। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अभी जैसे जैसे चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज रहते हैं, तो एंशियंट टाइम्स में एक टर्म है इसके लिए, महस्थवीर, कुलपति ऑफ गुरुकुला। ठीक है, फिर डिग्रीज वर कॉन्फर्ड। यहाँ से देखिए डिग्री, इससे पहले फॉर्मल डिग्री नहीं होते थे, तो डिग्रीज, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट डिग्री, यहाँ पे समावर्तन सेरेमनी होती थी, रूलर्स ऑफ किंग जो होते थे वो ये डिग्रीज के लिए जो है कन्वोकेशन बुलाते थे। इसको भी डिस्ट्रॉय किया था बख्तियार खिलजी ने। और हमने ये पहले देखा तंत्रिक बुद्धिज्म के लिए जो है ये जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है जून 2019 में, क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट यूनिवर्सिटी कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ तिब्बत वाज मेनली थ्रू राइटिंग्स ऑफ स्कॉलर्स। तिब्बतियन बुद्धिज्म, तिब्बत के कल्चर को बहुत ज्यादा जो है विक्रमशिला में जोड़ दिया गया। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में जगदाला, नालंदा, मिथिला भी है। तो नालंदा हमने पढ़ लिया है, जगदाला भी हम देखेंगे, मिथिला के भी हम आगे बातें करेंगे। क्वेश्चन यहाँ से भी जो है आया हुआ है। ठीक ना, सो फार सो गुड। चले आगे। ओके, देखिए जून 2020 में भी एक क्वेश्चन आया है। क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट educational institutions are situated at the bank of river Ganga? So geographically if you know, like नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला, ये दोनों भी कह सकते हैं आप प्रेजेंट के बिहार में स्थित है, और बिहार में जो है गंगा रिवर फ्लो करती है। पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी कहाँ, उड़ीसा में स्थित है प्रेजेंट टाइम्स। तक्षशिला यूनिवर्सिटी Gandhar, Punjab, Pakistan. So geographically also you should know. Maybe you can might get confused between Nalanda and Vikramshila University a little bit. ठीक है, so कहने का मतलब ये भी है कि इसमें आपको there is no end to it that from which part questions will come. Okay. So next institution देखते हैं, वालाभी। वालाभी ये प्रेजेंट पार्ट की बात करें तो वेस्टर्न इंडिया में, यानी कि गुजरात पार्ट में जो है ये स्थित है। आज इसके रूइंस मिलेंगे। कहता है while Nalanda was famous in eastern India, Valabhi was renowned seat of learning in western India. वालाभी में हीनयान बुद्धिज्म, जो हमने पहले बात की, हीनयान बुद्धिज्म वालाभी में पढ़ाया जाता है। और महायान कहाँ पढ़ाया जाता था बताएं, थोड़े टाइम पहले हमने डिस्कस किया, महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, वेयर इट वाज टॉट, we are saying Heenan sect of Buddhism is taught in वालाभी, है ना। वालाभी वेस्टर्न इंडिया, गुजरात का सेंटर है। आप लोग हो क्लास में, आर यू ऑल अटेंटिव? द आइडिया ऑफ गेटिंग क्वेश्चन इज टू कीप यू अवेक। Jokes apart, you should remember we discussed नालंदा, राइट। नालंदा में हमने बातें की थी कि महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, याद रखें, नालंदा में है। एंड वालाभी में हीनयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म की जो है स्टडी कराई जाती है। ओके,
You all say this is the best timing and I keep the most important batch in this timing. Okay, पेपर 1 चूंकि largely बहुत सारे स्टूडेंट्स का बैच होता है, तो ये टाइमिंग पे आपके लिए जो है अच्छा होता है. पे अटेंशन. अगर आप देखिए अटेंटिव होके क्लास में चीजें करेंगे ना, तो काफी सारी चीजें आपको बाद में रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. If you are attentive in the class, if you are not attentive in the class, then again you have to revise the same things. So try as much as possible attentive रहने की, है ना. अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, मेडिसिन, ये सब चीजें यहाँ पे पढ़ाई जाती थी. सो यहाँ पे इतनी चीजें आप याद रखें. वालाभी के बारे में, हीनयान बुद्धिज्म के लिए फेमस है. लोकेटेड इन सौराष्ट्र गुजरात इन द प्रेजेंट टाइम्स. इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग है. यहाँ पे ये सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाती थी. ह्वेंग सांग ने जो है अपनी बुक में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का वर्णन किया है. इट इज सपोर्टेड बाय द ग्रांट्स ऑफ रूलर्स ऑफ मैत्रिक डायनेस्टिक ऑफ गुजरात. सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगेन, मैत्रिक डायनेस्टी ऑफ गुजरात इसको सपोर्ट करती थी. वालाभी यूनिवर्सिटी वॉज स्टैब्लिश्ड इन सौराष्ट्र 6th सेंचुरी जो है एडी में ये स्टैब्लिश हुआ एंड फ्लरिश फॉर 600 ईयर्स. गुणमती, स्थिरमती, ये जो फेमस बुद्धिस्ट है यहाँ से जुड़े हुए हैं, ये लोग यहाँ के प्रोडक्ट्स हैं. तो प्रोडक्ट के नाम आ सकते हैं मैथ तो कॉलम में, या फिर क्वेश्चन आ सकते हैं ये कहाँ के प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट वन इज योर ओदंतपुरी. उदंतपुरी ये भी प्रेजेंट के टाइम्स के बिहार में जो है लोकेटेड है. उदंतपुरी इन बिहार वॉज मेड अंडर पैट्रोनेज ऑफ पाला डायनेस्टी किंग गोपाला. इससे पहले हमने एक और पढ़ा था. पाला डायनेस्टी ने और क्या जो है कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई थी, कौन सी यूनिवर्सिटी को जो है पैट्रोनेज दिया था? धर्मपाल, विक्रमशिला. ओके, विक्रमशिला को हमने देखा था. सिया, विक्रमशिला, धर्मपाल. उदंतपुरी डायनेस्टी ऑफ पाला किंग गोपाला प्रथम वन, किंग गोपाला वन. इट वॉज अ बुद्धिस्ट महावीर डिस्ट्रॉयड बाय अगेन बख्तियार खिलजी. बख्तियार खिलजी ने जो है काफी सारे इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय किया था. 8th सेंचुरी में मगधा में बनाया था, जो कि प्रेजेंट डे बिहार में स्थित है. द फेमस आचार्य श्री गंगा, अ प्रोफेसर एट विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, वॉज उदंतपुरी, ग्रेजुएट ऑफ उदंतपुरी यूनिवर्सिटी. तो इसका नाम भी याद रख सकते हैं, आचार्य श्री गंगा, जो कि प्रोफेसर थे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में. ही वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ उदंतपुरी यूनिवर्सिटी. अकॉर्डिंग टू क्या कहता है एंशियंट तिब्बत रिकॉर्ड्स, there were about 12,000 students studying in this university. Udantpuri has been established in Magad. इतना ज़्यादा फेमस नहीं था, जैसे हमने जैसे नाम सुना है आपके नालंदा का, तक्षशिला का, विक्रमशिला का. इतना फेमस यूनिवर्सिटी नहीं था आपका उदंतपुरी, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे 1000 लगभग मॉन्क रहते थे यहाँ पे, और वहाँ पर अपना शिक्षा पाते थे. यहाँ पे भी तिब्बत से स्टूडेंट्स आते थे, क्योंकि इट सेज दैट इट अट्रैक्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम तिब्बत टू. सो 5 फेमस यूनिवर्सिटीज ऑफ दीज टाइम्स में से एक था उदंतपुरी. बाकी कौन से फेमस नाम है, तो कम से कम इतना तो जरूर कर ले, विक्रमशिला, नालंदा, सोमपुरा, जगदाला, ये सारे एंशिएंट इंडिया के इंस्टीट्यूशंस हैं. सो देखो जगदाला से भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, जून 2020 का ये क्वेश्चन है. देखें क्या कहता है. विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट यूनिवर्सिटीज प्रोवाइडेड फॉर टीचिंग ऑफ अ स्पेशल सब्जेक्ट वज्रायना बुद्धिज्म अलॉन्ग विथ अदर सब्जेक्ट्स. वज्रायना बुद्धिज्म से जुड़े हुए. देखिए जरूरी नहीं कि आप मतलब 100% इन चीज़ों को कर पाएं, बट आई एम गिविंग यू अ हेड्स अप, अ डायरेक्शन दैट दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में. और रिसेंट एग्जाम्स में भी इस यूनिवर्सिटीज से वन श्योर क्वेश्चन जो है आते हैं. सो ट्राई टू गैदर एज मेनी फैक्ट्स एज पॉसिबल रिगार्डिंग यूनिवर्सिटीज. टेक अ नोट, वज्रायना बुद्धिज्म जगदाला यूनिवर्सिटी के साथ. टास्क फॉर यू विल बी what is Vajrayana Buddhism. This we have not covered, so आप इसको सर्च कर सकते हैं. अगेन वन मोर इज मिथिला. मिथिला से भी क्वेश्चन बना हुआ है ऑलरेडी एग्जाम में. मिथिला, this particular region covers Brahmanical system of education. So key point to remember,
ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों का जो एजुकेशन सिस्टम था उससे जुड़ा हुआ है। राजा जनक, राजा जनक वॉज फादर ऑफ लॉर्ड सीता, देवी सीता। जनक यूज्ड टू समन। देखिए पुराने टाइम्स में कैसा होता था कि ये जो राजा लोग होते थे, ये लोग भी धर्म के लिए अलग अलग देश से लोगों को बुलाते थे। रिलीजियस डिस्कशन, गोष्ठी कहते थे, सब लोग मिल करके जो है तर्क वितर्क, तो न्याय शास्त्र, तर्क शास्त्र, तर्क विद्या, डिबेट, ये सब बहुत होते थे एंशियंट टाइम्स में। फेमस स्कॉलर्स इंक्लूडेड विद्यापति एंड जयदेव। मिथिला में जो है ये रचनाएं काफी फेमस है, विद्यापति एंड जयदेव। जयदेव ने क्या लिखा है, एक फेमस बुक लिखा है जयदेव ने, गीत गोविंद। तो ये नाम आप याद रख सकते हैं, ऑथर के क्वेश्चन आने लगे हैं रिसेंट एग्जाम्स में। सब्जेक्ट इंक्लूडेड, विद्यापति के कई सारे पोएम्स है एक्चुअली। न्याय शास्त्र, तर्क शास्त्र, ये यहाँ पे पढ़ाए जाते थे। तो हमने यही बातें की, रिलीजियस डिस्कशन होते थे, तर्क शास्त्र, न्याय पे चर्चा होती थी, धर्म पे चर्चा होती थी। तो इस तरीके से लोग जो है एजुकेशन गेन करते थे। विद्यापति, विद्यापति ने जो है पोएट थे ये, और जयदेव जो है संस्कृत में लिखते थे। गीत गोविंद इनकी रचना है 12th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक। तो ये काफी रिसेंट तक रहा। फाइन आर्ट, साइंटिफिक सब्जेक्ट्स, ये सारी चीजें भी यहाँ पे पढ़ाई जाती थी। अब कहाँ पे क्या पढ़ाई जाती थी, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। देयर वाज न्याय शास्त्र, मिथिला में तर्कशास्त्र, गंगेश उपाध्याय जिसको नव्य न्याय या फिर न्यू इंडियन लॉजिक का फाउंडर कहते हैं। सो न्याय शास्त्र, न्याय स्कूल ऑफ फिलोसफी जो है इंडियन लॉजिक में भी हमें पढ़ना है, इसका नाम है गंगेश उपाध्याय। और पुराने वाले न्याय के कौन थे, अक्षयपाद गौतम। तो ये भी नाम आप याद रख सकते हैं, गौतम प्रोपोनेंट रहे हैं। गौतम, ये महर्षि ये महर्षि गौतम थे। इनको आप बुद्धिज्म से मत जोड़ के देखिए। न्याय स्कूल में दो मेन लीडर रहे, एक का नाम है गंगेश उपाध्याय जो कि फाउंडर है नव्य न्याय के, एंड प्राचीन न्याय के कहें बात करें फाउंडर के, दैट इज गौतम और अक्षयपाद गौतम। ये पूरा नाम आप याद, अक्षयपाद गौतम ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। एपोच, मेकिंग वर्ड नेम्ड तत्व चिंतामणि। तत्व चिंतामणि भी मिथिला पीरियड में लिखी गई है। मिथिला प्रोड्यूस द नंबर ऑफ अदर लिटरेरी, ये मिथिला पेंटिंग्स जो है ये आज भी वर्ल्ड फेमस है। इट ऑल्सो फ्लरिश्ड अंडर इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ नॉलेज टिल द टाइम ऑफ एम्परर अकबर। सो क्वाइट रिसेंट मिथिला यूनिवर्सिटी। इसके अलावा भी कई सारे यूनिवर्सिटी है, तो मोटे मोटे यूनिवर्सिटीज हमने देखे हैं। फिर जैसे और भी काफी सारे यूनिवर्सिटीज यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे उज्जैन है। तो उज्जैन किस लिए फेमस था, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी। आज भी एस्ट्रोनॉमी वगैरह के लिए जो है उज्जैन फेमस है। उज्जैन इज अ प्लेस ऑफ लॉर्ड शिवा। सो महामृत्युंजय, दिस इज प्रैक्टिस्ड हियर स्टिल। बनारस इज नोन फॉर थियोलॉजी टीचिंग्स। Salodgi, Karnataka was again an important center of learning. Innarayanam in Tamil Nadu is another famous. Then there are centers in South India, Sringeri, Kanchi. These are some other important centers of learning. So we have just, let's quickly brush up some important points about all these institutions. Starting with the पुष्पगिरी। पुष्पगिरी के क्या क्या important points हमने discuss किया, देखा था हमने। 3rd century में जो है पुष्पगिरी को बनाया गया था। अभी के टाइम्स की बात करें तो करंट टाइम्स में उड़ीसा में जो है स्थित है। देखिए ये बना तो इतना पहले था 3rd century AD में, और काफी बड़े एरिया में जो है इसको जो है ये फैला हुआ था। 143 एकर्स ऑफ लैंड में ये फैला हुआ था। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती थी, आर्ट्स, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ यहाँ पे पढ़ाई जाती थी। लेकिन ये इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। इसका एक्सकवेशन ही स्टार्ट ही हुआ था, इसका खुदाई का काम 1995 से। फिर तक्षशिला, तक्षशिला की बात करें तो आज के टाइम्स में ये पंजाब पाकिस्तान में जो है स्थित है, गांधार किंगडम में। सो यहाँ पे जो है क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती थी, तक्षशिला जो है ये
अर्थशास्त्र के लिए फेमस है। तक्षशिला में बहुत सारे लीडर्स रहे, जैसे कि हम चाणक्य की बात करें, हमने और भी देखे थे कौटिल्य या चाणक्य, जीवक, पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक किताब लिखी है। तो ये सब चीज़ें हमने तक्षशिला के बारे में देखी। फिर हमने विक्रमशिला देख लेते हैं। विक्रमशिला जो है इसको किसने स्टैब्लिश किया था? धर्मपाल ने स्टैब्लिश किया था, और ये नालंदा के डिक्लाइन के बाद बना था। तो विक्रमशिला जो है ये तिब्बतियन बुद्धिज्म से जो है जुड़े हुई रही है। अतिश दीपांकर जो कि फाउंडर थे आपके तिब्बतियन बुद्धिज्म के, ये यहाँ से जुड़े हुए रहे हैं। यस प्रियंका, यू वांट टू आस्क समथिंग? प्रियंका आपकी ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, देन नालंदा यूनिवर्सिटी। नाउ क्लियर? आ रही है ना अभी ऑडियो? ऑडियो कनेक्ट करनी पड़ती है इसमें। सो नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी में हमने क्या क्या फेमस चीज़ें देखी? धर्मगुंज इस नाम की यहाँ पे लाइब्रेरी थी, कहते बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। उसको जलाने में जो है काफ़ी टाइम लगा था, और इसको डिस्ट्रॉय किया था बख्तियार खिलजी ने। नालंदा यूनिवर्सिटी में जो है क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती थी? तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें, मेडिसिन हो गया आपका, मैथमेटिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, वॉर के चीज़ें हो गई, ये सब पढ़ाई जाती थी। और पूरे साउथ एशिया में, ईस्ट एशिया तक जो है ये फैली हुई थी, इसका विस्तार काफ़ी बड़ा था। फिर हमने वालाभी देखा। तो वालाभी जो है प्रेजेंट टाइम्स में गुजरात, सौराष्ट्र में स्थित है। और वालाभी के बारे में मोटा मोटा क्या क्या पॉइंट्स देखे हमने? जैसे कि वालाभी जो है, यहाँ पे कौन से सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म पढ़ाए जाते हैं? हीनयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिए। फिर उदंतपुरी, उदंतपुरी हालांकि इतना फेमस नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी तिब्बत वगैरह से स्टूडेंट्स आते थे। और उदंतपुरी जो है ये पाल डायनेस्टी के ही राजाओं ने इसको भी स्टैब्लिश किया था। फिर आपके मिथिला, मिथिला के बारे में हमने क्या देखा? जनक जो है ये बुलाते थे, समन करते थे रिलीजियस डिस्कशन, न्याय शास्त्र, तर्क शास्त्र, इन सारी चीज़ों के लिए फेमस है आपका मिथिला यूनिवर्सिटी। सो फार सो गुड? एनी डाउट एनीवन? होप यू हैड अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस ऑफ एंशियंट पीरियड। एक क्वेश्चन आप यहाँ से मान के चलिए, अगर आप लकी हैं तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है। मैम इसके पीडीएफ कब मिलेंगे? Might seem very dry to most of you, those who are especially not interested in history. मैम पीडीएफ कब मिलेंगे इसके? चले आगे फिर। चलो, तो ये हमने एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग ले लिया है। अब ये क्वेश्चन आप कीजिए आराम से, टेक योर टाइम। some bits we have covered already. Take time and try to match these options yourself, then we'll discuss. मैम हेलो, Okay, those who are asking for PDF, actually it's a demo lecture, so we don't give demo PDF. This is a part of 99 hours batch. So 99 hours live class on entire paper 1 we are covering at a nominal fees of $9.99. There you get this PDF.
as well as the recording of the class, and entire paper 1 comprehensive coverage will be done. So this batch is starting from 18th July. Time is same time, 9 to 11 p.m. Monday to Friday. So those interested, okay, I'm sharing my number once again, 9137 33 6685. You can connect on this number and I will answer all your queries if any still. Okay. So I've got varied answers, option 4, option 2. Okay. Let's see. Takshila. Takshila was famous for what? Astronomy, Buddhism, art, architecture, पेंटिंग एंड मेडिसिन. तक्षशिला के एक फेमस प्रोडक्ट रहे हैं व्हाट वी डिस्कस, चरका. चरका जो है फेमस रहे हैं किस चीज के लिए? मेडिसिन के एरिया में, राइट. सो यहाँ से हमें शॉर्ट मिलता है कि ए इज 4. सो ए इज 4 इज ओनली फोर्थ ऑप्शन, है ना. लेट मी जस्ट इरेज दिस. सो अच्छा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए, सो हाउ यू शुड अटेम्प्ट इज one sure option which you are very sure, like if I'm say I stay in Maharashtra and I'm sure that architecture paintings is all about this one, ठीक है. या फिर आई एम वेरी श्योर कि मैं उज्जैन में रहती हूँ और वहाँ पे एस्ट्रोनॉमी, महाकाल का दर्शन, इन सब चीज़ों के जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. तो इफ आई पुट मैच वन. So even if you are able to match 1 or 2, try to match 1 or 2 first and then try to match all other options. Then you will not go wrong in that format. So Sarnath, if Sarnath is pillars of Ashoka, so Sarnath is related to Buddhism. तो एग्जाम में आपको सारे आए ऑप्शंस ऐसा जरूरी नहीं है. Try to match a few options and then don't waste time. Then match from answer. Just try to pick up कि what is the answer and then go about finding the answers. This is the exam question by the way. तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आए हैं. तक्षशिला यू सी मेडिसिन, उज्जैन एस्ट्रोनॉमी के लिए फेमस है, सारनाथ बुद्धिज्म, अजंता एंड अलोरा पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर. सो even if you must have not studied depth all the institutions, still you could do. तक्षशिला के बारे में हमने पढ़ा था. तक्षशिला के प्रोडक्ट थे कौटिल्य, पाणिनि ने अष्टधाई लिखा है, और चरक. तो ऐसे मेजर फीचर्स मोटा मोटा कोशिश करें याद रखें, आपका 1 नंबर यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन दिस एग्जाम क्वेश्चन. द ancient Indian university known as Chief Center for Advanced and Specialized Study in Nyaya Logic. So this we just now discussed some time back. Answer करें. Others also please answer. I've got few answers as to Mithila University. Yes, Mithila University is the correct answer is this question. We have already discussed this, है ना? So let's move ahead. So we have got a deep understanding of what is the ancient period like, what is a key feature, and what are the prominent institutions in the ancient India. So far so good. Just to make it simple, we have just covered this much in the ancient period. Next one is Buddhist period. Buddhist period also we have talked a little about what is Buddhist period. We'll talk in detail some bit more about Buddhist period. So a lot of discussion like what is the sanskara, like Upanayan sanskara here we have to study. So there is another sanskara in Buddhist period which we have to discuss in detail. So let's understand more about Buddhist period.
देखिए बुद्धिस्ट पीरियड बना क्यों था, जिसकी वी आर नाउ क्लियर विथ दिस. Because of Brahmanical culture in the Vedic period, there were some faults in the that time. As in, Brahmin supremacy was a lot, caste system, class system, racial discrimination. All that were the key issues in the later part of Vedic period. Because of that, people decided to opt for a simpler form of religion, and that's why Buddhist period came into existence. Also, one of the key features which we have already discussed about Buddhist period is that institutionalization of higher education. Education was formalized for the first time. इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ था एजुकेशन, पहली बार एजुकेशन सिस्टम जो है फॉर्मलाइज हुआ था. तो ये चीज याद रखिए कि फॉर्मल एजुकेशन फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, इफ ए क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत कहाँ से हुई है, द आंसर विल बी बुद्धिस्ट पीरियड एंड नॉट योर Vedic period. Also, important prominent schools of learning we discussed, your Takshila, Nalanda, Vikramshila. These are the prominent institutions of learning in this period. Now, talking about schools and the education bit, how education started in the Buddhist period. Let's recall what we discussed in the Vedic period. What were the key terms? Vedic period में what were the key terms? Start of education के लिए what was the key term we discussed there? Start of education कहाँ से हुआ था? विद्यारंभ, letter, learning, all that started in the Vedic period. The term was known as Vidyarambh, and later education there in the Vedic period started as Upanayan ceremony. So ये Vedic period की बातें कर रही हूँ. We have covered some time back that in Vedic period Upanayan sanskar was the formal entry to education system. Okay. Now moving on to Buddhist period. What was the terms used? So let's see. कहता है why it started first of all. So rigidities of Vedic rituals, sacrifices, dominance of Brahmini, lower caste. These were some of the factors because of which masses were not very comfortable with the Vedic prevailing systems, later Vedic period especially, and they moved to other simpler form of religions of that time. Gautam Buddha, he preached what? Non-violence, social equity. So these are some of the key teachings of Buddha. He vouched for a casteless society. So all that caste, Brahman, Kshatriyas, Vaishya, Shudra, that division of caste which happened in the later Vedic period, that was not there. Also, it is said to be the first attempt towards education to masses. तो पहली बार हर एक जने को जो है एजुकेशन में इंक्लूड करने के लिए ये एजुकेशन सिस्टम जो है आपका लाया गया. दैट इज योर Buddhist education system. Okay, so during Buddhist period educational institutions नाम याद रख सकते हैं, तक्षशिला, नालंदा, these are associated with your Buddhist period. Also, young children were admitted to these for a fixed duration like modern times. So feature of education, key features, let's sum up. Key features were education was institutionalized. Number one, पहली बार education को formalize किया गया. Monasteries, so sangha, matha, viharas, that all were formed in this particular period. Education, religious, academic, practical. Education moved towards religious. It included religious too, but along with that academic and practical. Pupil perceptor relationship, तो स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप इस पीरियड में कैसा था? अगेन कॉर्डियल, बट टीचर्स वर गिवन वेरी हाई रिस्पेक्ट. एडमिशन, हाउ वाज द एडमिशन इन दिस पीरियड? इस पीरियड में जो स्टूडेंट्स थे वो एडमिशन कैसे लेते थे? सी, कंसेंट वाज अ की वर्ड हियर. जो भी बच्चे संघ विहार में आते थे उनको अपने गुरु की जो है कंसेंट लेनी पड़ती थी, अनुमति लेनी पड़ती थी. देन ओनली दे विल गेट एडमिशन. सो बेस्ड ऑन द परमिशन, इफ गुरु ग्रांट्स permission, they will get it. Okay, financing, again patrons, kings who used to protect education, state patronage was of course there as well. So system of education here, student had to stay in sangha or viharas. Remember about Vedic period, some of the key terms we did not discuss in detail, but we talked about gurukulas, ashram,
Parishad. So all that terms we discussed, that student had to stay in this in the Vedic period. Likewise, comparison draw कर सकते हैं आप in Buddhist period. System of education, how was it? Students have to stay in sanghas or viharas. Students have to present themselves to teacher and ask for permission, which is known as pabja. Pabja, and some books you will find written as pravaja. Pravaja or pabja, which means to go out from shelter to the educational institution. ठीक है. सो गुरु को यहाँ पे जो है अनुमति देनी पड़ती थी, कंसेंट, टीचर की अनुमति, टीचर की कंसेंट, टीचर की परमिशन वाज अ की इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द प्रभजा संस्कार. सो हियर what they used to do, the boys went out of their families and joined the monasteries. We will talk separately how was the females allowed even in Buddhist period. After the admission to sangha, they could remain a monk, leaving their former caste, dress, character. All the castes were allowed to get admission in monastery. कास्ट के बेसिस पे जो है यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था. बट लेट्स अंडरस्टैंड दिस पबजा संस्कार और प्रबजा संस्कार. सो व्हाट यूज्ड टू हैपन, मिनिमम मैंडेटरी एज फॉर एंटरिंग इन विहारा वाज 8 years. मतलब एक बार जब आप छोटे बच्चे होते थे तो आपको फिर घर पे शिक्षा देते थे. देन वंस द चाइल्ड विल अटेन एज ऑफ 8 years, तब वहाँ पे क्या करते थे, उनको छोटे बच्चों को अपने बाल मुंडवाने पड़ते थे, पीले वस्त्र पहनने पड़ते थे, एंड दे यूज टू हेड टू मॉन्क एंड संघा फॉर एडमिशन. When they will enter monk or sangha, the teacher will ask them to repeat buddham sharanam gacchami, dharmam sharanam gacchami, sangham sharanam gacchami. I take refuge with the Buddha, I take refuge with the religion, I take refuge with the order. So once they were granted this kind of prayer, then only they were allowed to enter into sanghas. So after the first ordination, the child would enter monastery as a shramana. So shramana words you will find in even in Jainism religion as well as Buddhist religion. So one could get admission. Again, another important word is no one could get admission without the consent of the parents. Without the consent of parents, child will not be allowed in the monastery. There were some exceptions to it. So though we say that it was a casteless society, however, infectious disease, government servants and slaves, they were some kind of exceptions. इनकी जो है एंट्री नहीं होती थी संघा में. तो प्लेस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये कुछ एक्सेप्शंस थे बुद्धिस्ट पीरियड के. Okay, once the child will enter under Prabja Sanskar, they had to follow 10 precepts, or you can say in simple terms, these are the 10 rules they have to abide by during their stay in the residential accommodation or institutions of learning. So संघ में रहने के लिए उनको इन नियमों के पालन करने होते थे. These 10 precepts were known as Dasasila, Shamaner Shiksha. See, a boy will be called as Shramana, Shamaner. So, Shamaner Shiksha. So, these are the precepts they had to abide by, which essentially sums up your Buddhist as a religion. Ahimsa, that is one of the major elements, not to kill any living being, not to accept anything given to them. तो कुछ बाहर की चीजें वो नहीं ले सकते हैं. Living free from impurity of character, they will not engage in something which is considered impure. Not to lie, झूठ नहीं बोलना. Not to take intoxicants, मादक जो है पदार्थों का सेवन नहीं करना. Okay, say not to take food in improper time. Improper time पे जो है food नहीं लेना. Then not to speak ill of anybody. Not to take interest in music, dance, play, show, etc. Not to use luxurious or scented things. Not to accept the gift of gold or silver. So these are the 10 rules. Again, from exam perspective, you might not be asked like exactly what are the 10
percept, but you should remember that these are the 10 rules once a child will enter monastery, they have to abide by. Okay. So primary education, as far as the primary education in the Buddhist times goes, देखिए जब छोटे बच्चे की एजुकेशन होती थी, starting of primary education is to start from 6 years. They were initially given a book called Siddharastu. Siddharastu, you can compare it like Manohar Pothi, Bal Pothi. So during first 6 months, they were given to teach alphabets, 49 alphabets, 16 chapters they were made to learn. So it was the beginning of education. Just remember this keyword that their primary education started with 6 years. Second thing to take a notice, once they enter the viharas or math, that entry age to math was minimum 8 years. Okay. So yeah. Then medium of instruction was Pali. Again, very very important from exam perspective. Question यहाँ से बन सकता है कि what was the medium of instruction in the Buddhist period. So Buddhist period में medium of instruction क्या था? Vedic period में medium of instruction क्या था? Likewise, you have to take a note. Then higher education, a few important things. Let's try to briefly understand. There is one term called Upsampada. क्या कहता है उपसंपदा? उपसंपदा literal meaning, take a note, upsampada means entry to sangha. So once a child, what age they will enter? At the age of 8 years they will enter to sangha. Sangha is the place of study of Buddhist period. So एक बार बच्चा उपसंपदा जब उसका हो जाता था, so वो संघ में एंट्री कर लेता था. अब now there is two option, two path. एक तो they can stay from 8 years till 20 years, ठीक है, and second is lifetime. So पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, 8 से 20 years तक के जब बच्चा संघ में रहता था. So monk had to, क्या कहता है ये, monk had to undergo the ritual of upsampada and then become permanent member of sangha. A person must be 20-year-old to become a monk or nun. Important here, take a note. कम से कम 20 साल का होना चाहिए लड़के या लड़की को, स्टूडेंट को, तो तभी वो भिक्षु या फिर नन. देखिए, mark this word, nun. So this gives us an idea that yes, women education was very much prevalent there. Again, key feature of Buddhist education, casteless society थी. Caste was not a barrier to education. What we have to remember from exam perspective, जैसे disease, soldiers, इन लोगों की entry फिर भी यहाँ पर नहीं थी. They were exceptions to it, right? Upsampada was given to those Shramanera or who wanted to become monk or nun for lifetime. So what was this Upsampada? देखिए, बच्चा एक बार संघ में इंटर कर गया. हमने पास्ट में देखा, once the child has entered monastery, that child were known as Shramana. अगर लड़की होती तो उसको कहते हैं Shramaneri. So once एक बार 8 साल में इंटर करा, 8 साल से 20 साल तक रहा. 20 साल के बाद they were given choices that whether they continue lifetime or they want to exit and start their family. Okay, so the ones who choose to become monk or nun for lifetime, they were given upsampada. So can we say that upsampada is a higher education for Buddhist period? ठीक है, तो ये word याद रखें, upsampada is higher education. So for lower education they were done what? पबजा और प्रबजा संस्कार. सो जब एंट्री की तो उनके बुद्धिस्ट एजुकेशन पीरियड में पबजा संस्कार होते थे. एंड लेटर फॉर हायर एजुकेशन दे वर गिवन उपसंपदा. टफर एजुकेशन था ये. हायर एजुकेशन ओनली गिवन टू दोज हु डिसाइडेड टू बी मॉन्क और नन फॉर लाइफ टाइम, जो आजीवन भिक्षु या भिक्षुनी बनने की इच्छा रखते थे. केवल उन्हीं लोगों को जो है ये संस्कार दिए जाते थे उपसंपदा के. सो फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव जस्ट रिमेंबर द बेसिक मीनिंग ऑफ व्हाट इज पबजा और व्हाट इज प्रबजा लाइक एंड व्हाट इज उपसंपदा लाइक. ये दो टर्म का मीनिंग याद रखें, इतना काफी है. समझ में आया दोनों टर्म का मीनिंग, उपसंपदा एंड प्रबजा? ओके.
अभी हायर एजुकेशन में, लोअर एजुकेशन में प्रवचन संस्कार में 10 परसेप्ट थे, तो उसी का छोटा रूप है, नॉट गेटिंग इनटू डिटेल, बस याद रखिए अष्टशिला और उपोसतशिला, ये जो है आपके रूल्स थे इन उपसंपदा और हायर एजुकेशन इन द बुद्धिस्ट पीरियड। सो यहाँ पे भी आपको क्लियर बाइफर्केशन देखने को मिल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, ऐसे बाइफर्केशन थे। ऑल्सो रिलीजियस एजुकेशन भी पढ़ाई जाती थी बुद्धिस्ट पीरियड में, धर्म के उनके जो ग्रंथ थे वो भी पढ़ाए जाते थे, देयर रिलीजियस scriptures were also taught, and along with that the secular or worldly books like let's say physics, chemistry, these kind of things, chemistry तो नहीं कह सकते but फिजिक्स पढ़ाई जाती थी, ग्रेविटी, मोमेंटम, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती थी, लॉजिक पढ़ाया जाता था, मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता था, एस्ट्रोनॉमी पढ़ाया जाता था, ऑल दीज वर टॉट, सो लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव सीन। ऑल्सो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता था कि व्हाट वर द मेजर बुक्स, मेजर स्क्रिप्चर्स ऑफ बुद्धिस्ट। सो याद रखिए दीज 3 पिटक, पिटक पिटक वर्ड्स याद रख सकते हैं, विनय पिटक, रूल्स ऑफ कंडक्ट, सूत पिटक, बुद्धास sermon, and Abhidhamma Pitak, exposition of philosophical theories. So these were the major books or religious scriptures taught. Secular curriculum as it goes, so we have talked already, medicine, magic, Ayurveda, politics, lot of things from various universities we have gained this. Center of learning, important center of learning of imparting Buddhist education. So you will see lot of names here. We have already talked about few: Takshila, Nalanda, Bikramshila, Valabhi, Mithila, Udantapuri, Jagadala. So this was about centers of learning. Then there's a lot to it. Then next topic nahi start karte hain. Then Muslim period is there. Yes, Nalanda. Nalanda was Buddhist. Yes, that's correct. So then Muslim period, British period, and post-British period. So still a lot of Muslim period. There was one question like era of decline, which was the era of decline. So that started with Muslim period. Muslim period, likewise, similar things we have to study. What was Muslim period like? So एक मोटा मोटा अगर देखें आज की क्लास को सम अप करें, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग इन द एंशिएंट इंडिया, वी टॉक्ड अबाउट अ नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ higher learning in the ancient period as well. We covered till Buddhist period. Next class we will talk again from Muslim period. So ये जो है initial bifurcation अभी complete नहीं है. देखो women education जो है we have discussed separately, that we'll cover later because women were given separate treatment from that time itself. तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास. If you want to ask any doubt, you can share your feedback in the WhatsApp group itself, those who have joined for first time. Okay. Any doubt you can ask. You can connect to me on WhatsApp as well. I'm sharing my number once again, and others can leave. Thank you all. Okay, no doubts, then shall I end up the class? कोई doubt है तो पूछ सकते हैं. 18th the batch is starting, same time. Eighteenth will continue this unit itself. Yeah. Okay then. Thank you everyone. Ending the class.